अभी अगर किसी को पायलट बनना हो तो उसको कितने पैसे लगेंगे और कमाई कितनी होती है? क्या वो सच में खतरनाक है पटना एयरपोर्ट? क्या बचपन से ही कोई ऐसा सपना था? बचपन से ऐसा कोई सपना भी नहीं था। तब 12th तक तो सोचा ही नहीं था कि करना क्या है। 12th हो गई फिर सोचा कि अब कुछ करना है। पहले ही मन में लेके मत बैठ जाओ कि नहीं होगा। किसी चीज़ के अगर 100 स्टेप हैं, पहला स्टेप तो लेको देखो। एक पायलट बनने में अमूमन कितना वक्त लगता है? गरीब घर का जो बच्चा होता है उसका सपना होता है अमीर बनना। जो मेडिकल फिटनेस है उसमें ये क्लास 2 मेडिकल क्या होता है और फिर क्लास 1 मेडिकल क्या होता है? हिंदी दिल की भाषा है, हाँ। अंग्रेजी आज में हमारे लिए दिमाग की भाषा है। ट्रू बिल्कुल। दिल की बात कहनी होती तो हिंदी में ही मजा आता है। और आज की फ्लाइट पे जो जो झूठ बोल के आए हैं वो वापस ध्यान से आना, भाभी जी खींच सकती हैं कान। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं इधर जमीन पे, तो क्या हवाओं में कुछ ऐसे रूल्स हैं? एक गलती से जिंदगी क्रैश नहीं हो सकती, करियर क्रैश नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे लगता है इसलिए पायलट को जो पैसे मिलते हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे कम रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो बैठा हुआ है, इसलिए वो पैसा दे रहा है। अच्छा, ये जो कभी हाईजैक होता है, जो हाईजैक एंड ऑल, उसमें पायलट के साथ क्या चैलेंज है? अब वैसे लास्ट 20 इयर्स से भी ज्यादा हो गया। अब तो इंडिया में कोई हाईजैक नहीं हुआ। तो अगर कोई चाहे नीचे से कि आपका रूट बदल दे, कहीं और लेके चल जाए, तो वो जा सकता है। लैंडिंग कितना चैलेंजिंग है? क्या होता है ऑटोमेटिक लैंडिंग? यानी प्रेशर तो चाहिए ना उड़ने के लिए। हाँ। जिंदगी में भी फिर तो चाहिए। बस दोस्त बहुत है ना, यानी कि वो इंसान बहुत अच्छा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी पायलट बनना चाहते थे। सी लैंडिंग क्या होता है? अभी एक मूवी आई थी अजय देवगन की, कुछ रनवे 32। ये क्या होता है? हाँ, इनके नंबर्स का मतलब होता है। हाँ। अर्लियर स्मोकिंग अलाउड थी एयरप्लेन में। अच्छा, पहले अलाउ थी। हाँ। वाइन भी बैन रहता है, ये जो डोमेस्टिक वाले जो फ्लाइट्स होती कोई है। दिल्ली से कोई आ जाए तो बैग लगा के भी आज जहाज थारा भाई चलाएगा। अब अच्छा, जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है कि हाँ, ब्लैक बॉक्स कहाँ है? ये क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं एसकेटी पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्टेटमेंट में। दोस्तों, हम में से हर आदमी कुछ ना कुछ सपने देखता है और ज्यादातर लोग ऐसे सपने देखते हैं कि जिंदगी में एक उड़ान भर पाएं। बहुत सारे लोगों का यह सपना होता है कि हम फ्लाइट में जा पाएं, एक बार कभी फ्लाइट की यात्रा कर पाएं। और बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनका यह सपना भी पूरा नहीं हो पाता। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ फ्लाइट में नहीं जाते, सिर्फ उड़ान नहीं भरते, बल्कि बहुत सारे लोगों की उड़ान भरने का यह जो स्वप्न है उसको पूरा करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो ना सिर्फ पायलट है बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी है और साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको अपने स्टाइल के लिए जाना जाता है। एक ट्रेनर भी है, बहुत सारे लोग को ट्रेन कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि कामयाब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पायलट हो जाना भी एक कामयाबी है, एक बैंक मैनेजर हो जाना एक कामयाबी है। लेकिन कामयाबी के बाद जब आप कुछ खास करते हैं, अलग करते हैं, तो दुनिया आपको जानती है, पूरा देश आपको जानता है। आज जो शख्सियत हमारे बीच हैं उनको ये पूरा देश जानता है, उनके स्टाइल के चलते, उनके अलग कामों के चलते, उनकी क्रिएटिविटी के चलते उनको पूरा देश और ना जाने और कई देशों में लोग उनको चाहते हैं, जानते हैं और लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारी स्टूडियो में आज मौजूद ऐसी शख्सियत का जिनका नाम है मोहित तेवतिया जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। Thank you for such a wonderful, those lovely words. मोहित जी, आप एक सिर्फ पायलट नहीं है बल्कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। कैसा लगता है आपको? अब बहुत अच्छा लगता है कि भाई इस स्टेज पे पहुंचे हैं, बट वही है कि इस तक पहुंचने की जर्नी बहुत 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 ज़्यादा लंबी रही है। बट अच्छा तो ऑब्वियसली लगता ही है कि भाई अब फ्लाइंग भी कर रहे हैं साथ 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 में जो मेरा सपना था उस टाइम पे कि ये करने का, और अब मैं उन लोगों को मिलता हूँ जो बच्चे उस स्टेज पे होते हैं कि भाई वो जब बोलते हैं मेरे को कि भाई मेरा सपना है, तो आई सी माई सेल्फ देयर कि भाई हाँ मैं भी उस स्टेज पे था कभी। कभी ना कभी। एंड देन इफ आई कैन बी दैट ब्रिज बिटवीन देम फॉर क्रॉसिंग एक तरफ से दूसरी तरफ नदी के क्रॉस करने में, तो उससे अच्छी फीलिंग क्या ही आ सकती है। एक जनरल जो कंसेप्शन है कि जो लोग पायलट बनते हैं वो रईस परिवार से होते हैं और काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं, नो डाउट। तो ऐसा लगता है कि जो भी इंसान पायलट बना है उसका बैकग्राउंड जो होगा वो बहुत रईसी वाला होगा। उसके माँ बाप कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें होंगी जिसके चलते वो अफोर्ड कर पाए होंगे। मैंने जहाँ तक जाना और सुना कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो ऐसी नहीं है। क्या आप बताना चाहेंगे कि आप किस बैकग्राउंड से निकल के पायलट बने? ऐसा मुझे भी लगता था वैसे उस वक्त तक कि जब ऐसा लगता था कि पायलट तो सुनते ही ऐसा लगता था कि अरे मैं हम मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, कि कभी सोच भी नहीं सकते उस बारे में कि पायलट तो
पैसे वाले लोग ही पैसे वाले लोग ही ऐसा बनते कुछ है। बट ऐसा जब मैंने सोचा कि भी मुझे पायलट बनना है, अपने फादर से साहब से भी मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने भी मेरे को यही बात बोली कि बेटा पैसे होते हैं, पैसे चाहिए पायलट बनने के लिए, वो नहीं है। वो आर्मी से रिटायर्ड? आर्मी से रिटायर हुए थे वो। तो देन मैंने फिर सोचा कि चलो भाई पैसे नहीं है तो चलो फिर इंजीनियरिंग कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मैं कोचिंग भी स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग की। बट फादर को दिखता है हमेशा, वो बात करते थे मेरे से कि भाई तू चुप क्यों रहता है, क्या है। मैं बोला यार मेरे को पायलट बनना है, देखो सैलरी भी अच्छी होती है, इतना कुछ सुना था उस टाइम पे। तो वो बोले कि फिर एक दिन मैं कोचिंग जा ही रहा था, तब उनका मेरे को कॉल आया कि एक काम कर दो, वापस आ जाए। बस में थे आप? हाँ, बस में ट्रैवल कर रहा था, आरटीवी होती थी उस टाइम पे दिल्ली में ट्रैवल। कौन सा मोबाइल था आपके पास? कोई तो उस टाइम 400 रुपये का सेकंड हैंड मोबाइल अरे, किसी से क्या खरीदा था, बात। ब्लैक एंड वाइट होते थे, कोई मोटरोला टाइप, कोई आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट। कोचिंग जा रहे थे आप? हाँ, कोचिंग के लिए जा रहा था। तो कॉल आया फादर का कि काम कर तू वापस आ जा यार बेटा, एक ही बेटा है और मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता कि उसने एक बात बोली है करना चाहता हूँ और फिर मैं वो नहीं कर पाया पैसों के चलते? पैसों के चलते। राइट। तो किस काम का मेरा पैसा, वॉट एवर इट इज़, जो भी है मेरे पास, जो भी है लोन शोन जो भी लेके मैं करूँगा, आई विल मेक श्योर दैट यू फुलफिल योर ड्रीम। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस्ड हिम कि भाई आप इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, तो फिर आई विल ऑल्सो देखो स्कूल में आई वॉज नॉट अ स्कॉलर। ओके। ऐसा नहीं कि मैं 90% से ऊपर वाला स्टूडेंट था, क्या बात। बट देर वॉज ऑलवेज वन टाइम इन लाइफ, कोई ना कोई लेट रियलाइज करता है, कोई जल्दी, कि 12th में वो रियलाइजेशन थी नहीं, हाँ दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, हाँ जो ठीक है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल। कब सोचा था आपने कि पायलट बनना? क्या बचपन से ही कोई ऐसा सपना था? बचपन से ऐसा कोई सपना भी नहीं था, तब 12th तक तो सोचा ही नहीं था कि करना क्या है। ओह माय गॉड। 12th हो गई, जो लगभग लोग के साथ होता है। हाँ, 12th हो गई, फिर सोचा कि अब कुछ करना है, कुछ तो करना है। तो करना है। अच्छा, 12 के बाद आदमी सोचता है हाँ, कि कुछ कि तो अब क्या करना है। करें। वाह। तो वही उस टाइम पे कहीं से थॉट आया, एक फ्रेंड ने थॉट डाला कि भाई ऐसे ऐसे पायलट ट्रेनिंग होती है। कोई फ्रेंड ने बताया आपको? हाँ, कितना इम्पोर्टेंस है ऐसे फ्रेंड का होना। बिल्कुल। वो और स्कूल में आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि दोस्त आपस में डिसाइड कर लेते कि यार साथ में रहेंगे, साथ में ही करेंगे, साथ में करेंगे जो कर रहा है। हाँ, कि जो ये कर रहा है मैं भी वही करूँगा। गुड। तो देन ही केम अप विद इनिशियली आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। ओके। तो देन एट दैट टाइम आई वाज अंडर एज फॉर मर्चेंट नेवी। तो देन वो प्लान ड्रॉप हो गया। ही ऑल्सो लेफ्ट कि मैं भी नहीं करूँगा भाई, साथ में ही करेंगे। देन ही केम अप विद द आइडिया कि कहीं से न्यूज़पेपर कटिंग में कहीं से पढ़ के कि कोई वेबिनार हो रहा है, कि चलते हैं, पता तो करके आते हैं। तो एंड माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि कोई भी चीज़ आपको करनी है तो पहले ही मन में लेके मत बैठ जाओ कि नहीं होगी। क्या बात। किसी चीज़ के अगर 100 स्टेप हैं, पहला स्टेप तो लेको देखो, तब सिर्फ 99 स्टेप्स रह जाएंगे और बाकी लोगों के लिए अभी भी 100 स्टेप बचे हैं। ओह दैट्स ग्रेट। सो पहला स्टेप लेके देखो, क्या पता वैसे भी ना ही है, जाके देखो क्या पता 1% हाँ हो जाए। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, फिर फादर साहब से भी डिस्कस किया, फिर आगे वो कॉल आया, फिर उसके बाद देन आई लुक बैक, देन ही अरेंज द फंड्स, लोन लिया बेसिकली उन्होंने। लोन द लिया। ओनली प्रॉपर्टी दैट हैड, उसको गिरवी रख के आई डिसाइडेड कि ठीक है। उस दिन से मैंने भी कभी वैसा नहीं कि भी पढ़ाई में कभी वो छोड़ा हो, रज के मेहनत की। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। इंग्लिश की एक प्रॉब्लम बिहार और यूपी वालों के साथ रहती है। मैं भी बिहार से हूँ। अच्छा, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम रही इंग्लिश की। तो आपने जो पायलट की ट्रेनिंग की यहाँ से की या फिर कहीं और से? ये मैंने कनाडा से ट्रेनिंग कनाडा से की आपने? तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत हुई होगी, वहाँ तो हिंदी वाली बात होगी नहीं? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे तो शुरू में। इनफैक्ट मैं जब लैंड किया था वहाँ पे कनाडा में, तो एक तो इंग्लिश और ऊपर से एक्सेंट वहाँ पे। अच्छा, एक्सेंट भी तो अलग। हाँ हाँ, तो एक्सेंट ही समझ नहीं आता था। फ्लाइट में भी पहली बार तभी बैठा था मैं जब पायलट बनने के लिए जा रहा था। अच्छा, पहली बार फ्लाइट में बैठे ही तब थे आप? तब बैठा जब आप पायलट बनने जा रहे थे? मतलब वो उड़ान ही तब भरी जब उड़ान भरने का जो सपना था उसे पूरा करने जा रहे थे। क्या बात। तो वहाँ लैंड करके कनाडा में ऑब्वियसली फिर दिन ब दिन एक एक दिन इंग्लिश, मेरे को हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लेके गया था मैं अपने साथ। सॉरी, इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी। हाँ, तो वो बुक भी पढ़ता था, जो भी अंडरलाइन, मेरी पूरी बुक उससे भरी होती थी कि जहाँ जो मीनिंग मिल जाए उसको लिखना। धीरे 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 एंड देन फिर तो खैर जर्नी लंबी रही है उसके बाद, बट इवेंचुअली एवरीथिंग हैपेंड। सो लगभग आप कितने साल रहे फिर कनाडा में? ये कितने साल की ट्रेनिंग होती है? एक पायलट बनने में अमूमन कितना वक्त लगता है? एक पायलट ट्रेनिंग इनिशियल स्टेज, जैसे 12th के बाद आप निकल रहे हैं, टिल द टाइम यू जॉइन द एयरलाइन, आपको मिनिमम 2.5 साल तो लग जाता है। 2.5 साल लगभग लग जाते हैं। हाँ, तो आप कनाडा में लगभग कितने साल थे?
मैं कनाडा में ऑलमोस्ट 8 साल रहा था। 8 साल? हाँ, बट नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग पार्ट। एक्चुअली में जब मैंने अपनी पायलट ट्रेनिंग ख़त्म कर ली तो उस टाइम पे जॉब्स नहीं थे, क्योंकि 2008 में इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड वाज हिट विद रिसेशन। राइट। तो हर इंडस्ट्री में जॉब्स ही ख़त्म हो गए थे। रिसेशन का दौर था पूरा, हाँ, आर्थिक मंदी का तो दौर। इंडिया में जॉब्स नहीं थे, तो आई थॉट कि लोन लिया हुआ है फादर ने और ओहो, पढ़ाई भी कर ली है, अब जॉब नहीं है तो फिर कहाँ से रीपे द लोन और कैसे क्या कैसे टफ टाइम है ये। सो देन किसी ने वही आइडिया दिया फिर से वहाँ पे कि किसी फ्रेंड ने कि आप टीचर क्यों नहीं बन जाते यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर। मैं बोला यार मैं इंस्ट्रक्टर टीचर, अभी तो इंग्लिश बोलना अच्छे से क्या नहीं बात सीखे हैं और यहाँ पे गोरे पढ़ाते हैं यहाँ पे और हम उनकी जगह ऐसे टीचर कैसे बन सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्या बोले ह्यूमंस ही हैं वो भी, ग्रेट। क्यों नहीं प्रोसीजर पता करो। प्रोसीजर पता किया तो देन वी डिसाइडेड कि फादर से डिस्कस किया कि ये करना है। बोले अब मुझे भरोसा है कि तू कर लेगा जो भी करना चाहता है, बिकॉज ही कुड सी थ्रू आउट द ईयर जितनी भी ट्रेनिंग की थी मैं पढ़ता ही रहता था। बोल रहे जब लग जाता है एक बंदा किसी भी चीज़ के पीछे तो वो फिर पीछा नहीं छूटता। क्या बात है। तो देन आई वर्कड, फिर मैंने वहाँ पे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की जॉब की। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रहे आप? हाँ, तो मैं नए नए जो स्टूडेंट्स आते थे उनको पायलट ट्रेनिंग कराना बेसिकली। ग्रेट। सो आई वर्कड फॉर 5 years। उस दौरान मैं वहाँ पे रेडियो लाइसेंस होता है उसका एग्जामिनर भी बना। देन आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर फॉर अ फ्लाइट स्कूल वहाँ पे। दैट्स ग्रेट। या तो उस टाइम पे फिर ऐसा लगता था कि कहाँ से शुरू किया था, कि इंग्लिश नहीं आती है, मिडिल क्लास फैमिली से निकले हैं, यंगेस्ट चीफ या फ्लाइट और फिर इंस्ट्रक्टर। कनाडा में आके अब आपके लिए गोरे इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। अरे दैट्स ग्रेट, सच ए ग्रेट फीलिंग। तो ये लगभग 5 साल फिर आप कनाडा में रह गए हाँ, और उसके बाद फिर इंडिया लौट के आए? उसके बाद फिर मैंने इंडिया में एयरलाइंस ज्वाइन की। इवेंचुअली सेटल ही हो गया था मैं कनाडा में। वैसे आई हैड फिर ये कैसे ख्याल आया कि इंडिया चलते हैं? कनाडा का पीआर मिल गया था मेरे को, बेसिकली जो रेजिडेंसी होती है वो सब। बट मेरे फादर मदर घूमने आए थे एक बारी, तो दे सेड कि हम तो यहाँ सेटल नहीं हो सकते। नहीं। वो लेकिन That's इतना भी good. सुंदर थी आपका ये, मेरा देश है, ओहो। हमारा इंडिया में ही मन लगेगा। क्या दैट्स बात। व्हेन आई डिसाइडेड कि नाउ एक टाइम था जब मेरे को उनकी जरूरत थी अब तक, ओह। दे वर देयर फॉर मी, और अब मैं यहाँ सेटल हो जाता हूँ अगर, सच ए ग्रेट तो एटीट्यूड। वो इंडिया में अकेले रह जाएंगे, आई एम द ओनली सन। तो आई थॉट कि अब ऐसा उनको टाइम आने मेरी वाला है जरूरत कि देन दे विल नीड। तो मैं छुट्टियों में आया हुआ था यहाँ पे, आई जॉइन एन एयरलाइन यहीं पे, फिर तब से इधर ही रह गया। क्या काश सब लोग ऐसा सोचें कि कभी पेरेंट्स को भी आपकी ज़रूरत होती है। डेफिनेटली। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था आपका कि आप फिर इंडिया आ गए, वरना हम लोग और ये सब लोग आपको नहीं जान पाते। हाँ, और इतने लोग का जो आज आप सपना पूरा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि उस समय कितने पैसे लगभग लगे थे, और अभी अगर किसी को पायलट बनना हो तो उसको कितने पैसे लगेंगे, या फिर क्या लोन आसानी से मिल जाता है? अभी का क्या हाल है, अभी सिचुएशन कैसा है? उस समय एक होता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है ट्रेनिंग एक्चुअली ना, कि आप एक पायलट लाइसेंस ले लेते हो, ठीक है। उसमें उस टाइम के 20 लाख के आसपास खर्चा आ रहा था। ओके। आज के टाइम में सेम चीज़ के लिए आपको 50 लाख के आसपास खर्चा आता है। ओके। इट रेंजेस फ्रॉम 40 से 50 लाख 50, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री, फ्लाइट स्कूल्स, फ्लाई स्कूल्स। उसके बाद जब आप एयरलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको अलग से, डिपेंडिंग ऑन किस एयरलाइन में जॉब लगती है, अलग से आपका 20 से 30 लाख का खर्चा और आता है। और आता है? और आता है। तो ऑन द मिनिमम साइड आज के टाइम पे अभी कम से कम आपका 60 लाख रुपए खर्चा होगा, और इट कैन गो अप टू 1 करोड़ ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन कौन सी एयरलाइन में जॉब लग रही है, कौन सी कंट्री से फ्लाइंग कर रहे हो। और कमाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ये बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ऐसे यंग हमारे ऑडियंस हैं, और सब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, और वो बिल्कुल जानना चाहेंगे। क्योंकि एक बात देखिए कि जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है, जब वो कोई सपना देखता है ना, तो उस सपने के पीछे पैसा लगा होता है कि मैं कौन सी नौकरी कर लूँ। जैसे मर्चेंट नेवी आपने कहा, मैं भी जाना चाहता था, हम सब, क्योंकि हमें पता चला वहाँ पैसा है कि भाई 6 महीने पानी में रहना है और फिर 6 महीने से छुट्टी हो जाएगी, लेकिन पैसा अच्छा खासा आएगा। सो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के जो सिंसियर बच्चे होते हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है, वो सच में कुछ ऐसा करना चाहते हैं बहुत जल्दी, जिससे वो पैसों से फैमिली की मदद करने लगे। सही बात कही आपने, क्योंकि जब मैं 12th में था तब मैंने सोचा था कि कुछ करना है, तो मेरे दिमाग में एक फिगर सेट थी कि भी 30,000 रुपए की नौकरी लग जाए कैसे भी करके, कि हाँ भाई पैसा चाहिए। पैसा, हाँ। तो अभी भी जैसे मेरे को कई बार बच्चे मिलते हैं कि भी पायलट बनने का कब सोचा, वो बोलते हैं चाइल्डहुड ड्रीम था,
मतलब मेरा तो चाइल्डहुड ड्रीम नहीं सच था। में नहीं था। उस टाइम ये था कि सैलरी जहाँ जिस फील्ड में ज़्यादा मिल जाएगी, पैसा आ जाए भैया। तो मेरे को किसी ने बता दिया उस टाइम कि आप पायलट बनोगे तो आपको 2 लाख रुपए महीने सैलरी मिलेगी। और ये उस समय तो बहुत बड़ी, मतलब आज वो मुझे लगता है 10-12 लाख हो गया। तो मैंने 30,000 सोचा था और किसी ने बता दिया भाई 2 लाख मिलेंगे। माय तो गॉड। वो रात मेरे को नींद नहीं आई। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया वो रात कि 1 साल में 12 × 2 24 लाख, 24 लाख, 5 साल में इतने पैसे का क्या बात है। तो दैट वाज द रियल मोटिवेशन टू जॉइन द फील्ड। एक बार जावेद अख्तर जी, उनकी मैं कोई इंटरव्यू या कुछ सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो भी काफ़ी गरीब परिवार से निकले। तो वो कहते हैं कि जिस उम्र में बाकी के जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं, उनका सपना होता है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या पायलट बनना या कुछ और बनना, वो कहते हैं कि एक गरीब घर का जो बच्चा होता है उसका सपना होता है अमीर बनना, लाइक पैसा कमाना, क्योंकि वो तंगी देख रहा है, राइट, वो बदहाली देख रहा है, उसका कोई सपना ही नहीं है अभी क्या बनना है, इसका तो सपना ही नहीं है। उसके पीछे क्या पैसा मिल सकता है उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सच कहा है एकदम। ये उनकी वर्डिंग है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। उस टाइम पे हमें कोई मेरे को बोलता कि भाई आपको कोई और फील्ड में इससे ज्यादा सैलरी होगी तो ऑब्वियसली उस तरफ जाएंगे। हाँ। सो आप इस पूरे दौर में, मतलब जो कनाडा में आप रहे, क्या मेजर चैलेंजेस क्या थे आपके पास वहाँ पे? कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए, एक तो इंग्लिश का हो गया, एक तो भाषा की चैलेंज थी आपके पास, और कोई चैलेंज? हाँ, खाना बनाने का। अच्छा, हम ऐसे परिवार से आते हैं जहां हमें खाना बनाने का तो कभी मौका नहीं दिया जाता, प्लेट उठाने तक का भी मौका नहीं दिया जाता, वो भी माँ उठा के लेके जाती है। हाँ, सही बात है। तो अब 17 साल की उम्र में पहुंच गए कनाडा। अब वहां पे है कि भाई अब खाना भी खुद बनाना है आपको, मेड भी नहीं रख सकते कुछ। क्या बात। तो अब पहले दिन आटा गूंदने लगे, तो उसमें हमने तो धारा बहा दी पानी की इतनी सारी। एक बार मन किया कि बेसन का हलवा खाएंगे, तो बनाने लगे बेसन का हलवा। मेरे को यही नहीं पता था, हमें किसी को भी, 4 लड़के थे, किसी को भी नहीं पता कि उसमें पानी भी डलता है। हमें लगा घी होता है तो घी से बनता है पूरा का पूरा। हमने 2 लीटर घी बहा दिया उसमें बेसन के हलवे में, और वो गीला ही ना हो, वो बार बार सूख जाए। हमने बेसन भी जला दिया, सब खत्म। तो अब कुक हो गए अच्छे आप? अब उस टाइम में गोल रोटियां बनाने लग गया था। फिर 1 साल के पीरियड के अंदर आटा गूंद के सब्जी बना के। अच्छा, खाना बनाना आना ही चाहिए, मुझे लगता है हर आदमी को इतना तो आना चाहिए कि वो जिंदा रह ले और खुद से कुछ ना कुछ बना ले। हाँ। तो अब आप एक्सपर्ट हो गए इसमें? अब हो गए बिल्कुल, और आई थिंक वाइफ इज हैप्पी विद दैट। ये वाइफ को खुश करने के लिए जरूरी स्किल में से एक है यार, सबसे जरूरी स्किल में से। अच्छा, पायलट बनने के लिए जो मेडिकल फिटनेस है, उसमें ये क्लास 2 मेडिकल क्या होता है और फिर क्लास 1 मेडिकल क्या होता है, और ये क्या चेक होता है इसमें? क्लास, सबसे पहले जब आप पायलट बनना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले स्टेप ही आपका होता है कि वो मेडिकल फिटनेस चेक करते हैं। अच्छा। हाउएवर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपको 6 पैक एब्स चाहिए या डोले होने चाहिए। लेकिन सबके ऐसे ही होते हैं। हमने जितने भी पायलट को देखा है, वो उनकी फिटनेस एंड दे लाइक रिफ्लेक्ट अ क्लास, दे रिफ्लेक्ट अ क्लास। पायलट को देखिए एकदम, मतलब स्ट्राइड लाइक ऑफिसर। तो क्या ये सब ट्रेनिंग मिलती है पूरी? ट्रेनिंग नहीं मिलती। आई थिंक ऐसा होता है कि हमेशा कहते हैं कि संगत का असर। क्या बात। तो आप जैसे लोगों में उठना बैठना शुरू करते हो, आपका जैसा माहौल हो जाता है, आप अपने आप को ढाल वैसे ही आपको जानबूझ के और अपने आप आपके अंदर से आने लग जाता है कि यार आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। मैं आई नेवर ट्रैवल या कभी भी वर्क रिलेटेड ट्रैवल पे आई एम ऑलवेज इन फॉर्मल्स, या अपने अंदर से ही नहीं निकलता कि मैं टी शर्ट जीन्स पहन के एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊँ। पर्सनल ट्रैवल पे जा रहा हूँ, अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। हाँ, बट कभी नहीं होता कि भी हाँ। हाउएवर मेडिकल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्लास 2 मेडिकल में तो आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, बेसिक चेकअप होता है पूरा, आई टेस्ट, ये सब कुछ ये आपके गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर्स होते हैं, डीजीसी बोलते हैं हम, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एविएशन अथॉरिटी होती है, वो अप्रूव करता है पूरे इंडिया में डॉक्टर्स को। प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, वो आपका क्लास 2 मेडिकल कर देते हैं। ओके, बेसिकली एक फेयर आइडिया मिल जाता है, एम आई फिट इनफ। फिर आपका जो क्लास 1 नेक्स्ट स्टेप होता है, क्लास 1 मेडिकल, वो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराता है। तो ऐसा लगता है टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बट दे डोंट वांट कि पूरे इंडिया से लोग आएँ स्पेशली एयरफोर्स सेंटर में और मेडिकल चेकअप कराएं और फेल हो जाएं, चले जाएं। दे सेड कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाओ जो हमने अप्रूव किए हैं, अपना बेसिक एक क्लास 2 मेडिकल करा लो आप, वो आपका क्लियर हो जाता है, तो देन यू कम टू क्लास 1 के लिए। कि एक तरह से वो फिल्टर आउट कर दिया उन्होंने कैंडिडेट्स को कि क्लास 2 काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो फिर जिनका क्लास 2 क्लियर हो गया, उनका फिर क्लास 1 मेडिकल फिटनेस जनरली फेल नहीं होता है। तो देन दे कम इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करके। जिसकी आई साइट अच्छी ना हो, चश्मा
जिसने लगाए रखा है, ग्लासेस पहनता है, क्या वो बन सकता है पायलट? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, मेरी छोटी सिस्टर भी पायलट है अब। अच्छा, हाँ अरे क्या बात। वो बोली कि भैया को इज्जत मिलती है घर में, मुझे भी पायलट बनना है। देखिए कैसे होता है, एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से निकल के अब दो लोग पायलट, क्या बात है। इनफैक्ट उनकी शादी हो गई सिस्टर की, हस्बैंड इज आल्सो पायलट नाउ। अरे ये तो सिलसिला चल रहा है। हाँ, तो ये कहते हैं कि भाई जब जनरेशन चेंज करना, कि भाई हमारे फादर ने हमारे लिए चेंज की, हम क्या अपने बात बच्चों के आगे से, अरे इसी तरह से चेंज होती है चेंज फिर। होती हाँ, जनरेशंस। तो उनकी आई साइट हाँ, सो शी वियर ग्लासेस। आप चश्मे पहन के अगर आपका विजन पूरा 6x6 है, आपको दिख रहा है सब कुछ अच्छे से, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप पायलट गुड। बन सकते बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसमें कंफ्यूजन होता होगा कि मेरी आई साइट अच्छी नहीं है, फिर मैं ग्लासेस यूज करता हूँ या लेंस। हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई problem इट्स जस्ट आपको रिकमेंडेशन होता है कि आप 2 पेयर ऑफ ग्लासेस हमेशा एक पायलट ट्रैवल करेगा फिर लेके। अच्छा, कुछ हो गया कभी एक, गिर गया, ओके। टूट गया, तो एक हमेशा आपके पास पेयर होना चाहिए। मैं भी इंडियन एयरफोर्स में मैंने ट्राई किया था। Okay. और ये जो मेडिकल वाली फिटनेस वाली बात है, तो उस समय क्यूबिटस वैल्यूगस करके ये हाथ ऐसे करके ना ये Okay. टच हो जाता था, तो हमें पता भी नहीं था कि ये क्या होता है वो एक्चुअली, तो उसके चलते मुझे निकाल दिया था। अच्छा। हमें वेटिंग लिस्ट में चला गया था। पहली बार मैं गया था, मुझे याद है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में मेरा एग्ज़ाम था, तो सब कुछ हो गया था, लेकिन ये एक और मैंने फिर खान सर को जानते हैं आप? हाँ, खान सर बिल्कुल पटना वाले। जानते हैं, उनको कौन नहीं जानता। अच्छा, उनकी वीडियो में देख रहा था, उन्होंने भी यही बोला कि वो भी इसी के लिए छंटे थे। अच्छा। मैं कहा गुड, क्योंकि मुझे फिर याद आया कि हाँ, और फिर मैं आया पापा के पास, मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि दिस हैपेंड विद मी, तो उन्होंने मुझे फिर कुछ बताया एक्सरसाइज की, ऐसे ऐसे करो फिर वो ठीक हो जाएगा, और ऐसे करके पुशअप मारने, अगर आप हाथ ऐसे रख के पुशअप मारते तो फिर वो ठीक हो गया। अच्छा, सो मे बी इट्स अ साइन कि जिन लोगों का ऐसे होता है वो देयर आर स्मार्ट पीपल। थैंक यू सो मच। सो आप यहाँ आए, इंडिया में आए, और आप आज से लगभग 1.5-2 साल पहले आप सुर्खियों में आ गए, न्यूज़ चैनल्स हर जगह, एवरीवेयर, राइट, यू आर वायरल। कि तो ये जो स्टाइल था अनाउंसमेंट का, ये जो पोएटिक स्टाइल था, ये इसका आइडिया कैसे आया? हाउ दिस आइडिया केम टू योर माइंड? ये आइडिया आया कि एक्चुअली मैं खुद पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था जब एक बार, तो आई सॉ कि नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू द अनाउंसमेंट्स मेड। अच्छा, हाँ, कोई नहीं सबने सुनता। मूवी हाँ। देख रहे हैं बैठ के, ईयरफोन लगा रखे हैं। अच्छा, हम लोग भी नहीं सुनते, सही बात। तो मेरे को लगा कि यार आई फेल्ट बैड ऑल्सो कि हम अंदर बैठ के इनके लिए अनाउंसमेंट करते हैं, बताने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें कि भी सीट बेल्ट साइन ऑन हो तो ये करना है, या लाइफ वेस्ट पहननी है, सारी इनकी सेफ्टी की चीजें बात कर रहे हैं और ये सुन नहीं रहे। अच्छा, कभी कभी मेरे मन में ये आता है कि सच में कुछ गड़बड़ हो गया तो किसी को तो कुछ पता है नहीं, किसी ने तो बढ़िया से कुछ सुना नहीं, उस समय कितना मेस हो जाए, मतलब क्या अफरा तफरी मचेगी। कभी आपने इमरजेंसी एग्जिट रो पे बैठे हो आप, हाँ, बैठो। तो क्रू आके आपको समझाती है वो दरवाजा कैसे खोलना है, और मेरे को लगता नहीं कि पैसेंजर सारे हाँ तो कह देते हैं पता आ गया कैसे खोलना है, मेरे को नहीं लगता किसी को भी पता किसी को होगा। एकदम सही बोल रहे हैं आप। मुझे तो लगता है वो मास्क भी नहीं पता है कि कैसे वो मास्क लगेगा, हाँ, ऑक्सीजन वाला। ट्रू। तो इसी करके फिर देन आई थॉट कि आई थिंक वही टीचर इंस्टिंक्ट आ गया कि पहले इंस्ट्रक्टर टीचर रह चुका था कनाडा में आपने 5 साल, कि भाई जब भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और किसी का भी अटेंशन नहीं है, तो टीचर को ऐसा लगता है कि, मेरे को स्पेशली ऐसा लगता था कि भी ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि ही इज नॉट पेइंग अटेंशन क्या टू बात मी, है, दैट्स तो आई शुड डू समथिंग डिफरेंट कि इसका अटेंशन आ जाए। गुड। तो देन दिस थॉट केम टू माय माइंड सिटिंग इन द, आपको ये कहते हैं ना कि जब लंबी फ्लाइटें होती हैं, तो आई थिंक कैलकाटा दिल्ली फ्लाइट में बैठा हुआ था मैं, 2 घंटे कम रात से हो कम। रखी थी, सब सो रहे हैं पीछे, तब बैठ के मैंने सोचा कि क्या किया जाए। ग्रेट। तो देन आई थॉट कि हाँ, कि व्हाट आर यू गुड विद, जो स्टार्टिंग फिर से आ गई ना, कि पहले इंग्लिश वीक थी लेकिन हिंदी अच्छी थी। हिंदी तो खून में ना हम लोग के। हाँ, तो वो काम आई, मतलब अपनी हिंदी भाषा में पोएटिक तरीके में। हिंदी दिल की भाषा है। हाँ, अंग्रेजी आज भी हमारे लिए दिमाग की भाषा है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। दिल की बात कहनी होती तो हिंदी में ही मजा आता है। निकलती हाँ। है। वो तो होता वो था कुछ याद है, कुछ लाइनें? हाँ हाँ, पूरी याद रहती है मुझे तो। अरे तो एक बार हो जाए हाँ। लोगों के लिए। कि नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए स्पाइसजेट ने भेजे हैं 2 विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान अरे वाह। और दूसरे आप मेरे सह कप्तान। स्वागत है स्पाइसजेट में आप सभी का एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम, तो अब से 2 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा दे फेफड़ों को आराम और ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें
तो होगा 35,000 फीट का मुकाम। मुकाम। क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 45 डिग्री कम होगा तापमान। क्या बात है। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम, और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करें विमान कर्मियों को परेशान। परेशान। सभी विमान कर्मियों से गुजारिश है कृपया बनाए रखे रखिएगा मुस्कान। और आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान। अब से यात्रियों से वार्तालाप करें, शायद रास्ता कटे आसान। मैं आपसे विदा लूंगा और बातें होंगी आखिरी चरण के दौरान। तब तक आनंद लीजिएगा, इस जमी से ऊपर खूबसूरत होगा आसमान। आसमान, ये बड़ी अच्छी आपकी लाइन थी कि इस जमीन से ऊपर खूबसूरत होगा आसमान। थैंक यू। अरे थैंक यू। कभी कभी जैसे अब इसमें एडिशन कर देते हैं थोड़े बहुत कि भाई बैंकॉक जा रहे हैं कि आज की जमीन से ऊपर खूबसूरत होगा आसमान, और आज की फ्लाइट पर जो जो झूठ बोल के आए हैं वो वापस ध्यान से आना, भाभी जी खींच सकती हैं कान। आपको पता था कि जब आप ये लिख रहे थे या फिर जब आप ये करने वाले थे कि इस चीज से एक ऐसी टर्निंग पॉइंट या फिर एक ऐसी पहचान आपको मिलने वाली, एक अलग पहचान? नहीं, मींस बिल्कुल मोहित नहीं लगा मुझे। देवरतिया विल बी नोन बाय सो मेनी पीपल। उस वे में कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो आपने एक सकता प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, उसको आप सॉल्व करना चाहते थे कि कोई सुन नहीं रहा। हाँ, दैट वाज अ प्रॉब्लम। और Yes. चूंकि आप बैठे हुए थे और आप पायलट थे और आपको ये पता है कि सुनना कितना जरूरी है, ये जानना कितना जरूरी है, और अगर लोग इसको ना जाने तो फिर इसका हश्र क्या होगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। और ये चीज, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है आपके अंदर, उस एटीट्यूड का रिवॉर्ड आपको मिला। बिल्कुल लेकिन आपने रिवॉर्ड सोच के नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम तो ये ना, जैसे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उस टाइम आप सिर्फ ये सोच रहे हो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या देखना है। ग्रेट। थर्ड चीज तो सोची ही नहीं कुछ आगे भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। रिवॉर्ड के बारे में तो कुछ सोचा नहीं। सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी है, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं था नहीं, मुझे भी नहीं लगता। हाँ, एविएशन में इस कि भी तरीके ऐसा कुछ किसी ने किया, तो ऐसा कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। और पायलट अनाउंसमेंट भी मुझे लगता है बहुत कम करते हैं। हाँ, वो तो जो basically एयर होस्टेसेस हाँ, होती एयर हैं होस्टेस वही लोग, हाँ, majorly जो announcement हाँ करती हैं। पायलट जनरली एक वेलकम अनाउंसमेंट कर देंगे क्रूज में, पर वो ये कि आपको इसलिए कम लगता है क्योंकि उस टाइम पे कोई सुन नहीं रहा होता। क्रूज में जनरली बताते हैं। ओके। अब पायलट्स की आवाज आपको वैसे आती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आधी चीजें समझ में नहीं आती उस टाइम तो। क्या बात है। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं इधर जमीन पे, तो क्या हवाओं में कुछ ऐसे रूल्स हैं? हाँ, एयर के भी रूल्स होते हैं? रूल्स होते हैं। इसका एयर रेगुलेशन का एक एग्जाम होता है अलग से पायलट्स के लिए, तो पूरी इतनी मोटी बुक है उसकी रूल्स की। और अच्छा, गाड़ी में तो फिर भी ऐसा हो जाता है कि आप कभी कोई एग्जाम कुछ नहीं, कौन पढ़ता है बुक से थोड़े उसके बहुत लिए। ट्रैफिक रूल तोड़ भी सकते हैं हम। हाँ, तो चलेगा। हवा में? हवा में ऐसा नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। Oh my God. एक एक नॉटिकल माइल हर, बेसिकली आपका रेडार में आप हमेशा एटीसी के कंट्रोल में हो, तो वो आपको देख रहे हैं, स्पीड कंट्रोल है, सब कुछ। अच्छा, everything स्पीड is- पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, लाइक बिल्कुल। कि आप कितना स्पीड चला सकते हैं, नहीं चला फॉर सकते। एग्जाम्पल, एक एयरक्राफ्ट जा रहा है और हम उसके पीछे जा रहे हैं। अब नाउ आई कैन नॉट स्पीड अप इफ ही इज अहेड ऑफ मी। देयर इज एक सेपरेशन होना जरूरी है हम दोनों के बीच। Good. हम दोनों ही कैलकाटा जा रहे हैं, तो एक सेपरेशन मेंटेन करके रखना है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर हमको बताएंगे कि भी इतना कम करना है स्पीड या ज़्यादा करना है। इतने कई क्रैश भी होते हैं, लाइक कई एक्सीडेंट भी होते हैं, उसमें पायलट के लिए क्या चैलेंज होता है? और क्या ये ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उसमें पायलट का कुछ खास रोल होता है, या मतलब वो ज़्यादा जिम्मेवार होता है, या फिर टेक्निकल फॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं? देखो, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस जो होती है ना, 1970s का टाइम देखें तो उसमें उन्होंने देखा कि टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा थे तब। पायलट एरर ठीक। कम थे। अब टेक्निकल फॉल्ट्स, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ठीक। कि टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत कम मिल पाते हैं। अब कोई क्रैश या कुछ भी होता है इन्वेस्टिगेशन में, पायलट एरर ज़्यादा निकल के आता है। ह्यूमन एरर कह सकते हो। ह्यूमन एरर, हाँ बिल्कुल। ह्यूमन एरर को कंसिडर करते हैं हमेशा। और देर आर 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें जो पायलट को ध्यान रखनी है कहीं पे भी कुछ अच्छा? भी। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जॉब, वेदर रेगुलेशन, ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि कभी ना कभी इफ़ यू नॉट वेल रेस्टेड या कुछ भी हो, कहीं भी मिस्टेक होना, इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। बट दे ऑलवेज से कि एक मिस्टेक कैन नेवर रिजल्ट इनटू एन एयर क्रैश। ओके। स्टडीज हैव शोन दैट बेसिकली, पीछे भी एक एयर क्रैश हुआ था अभी, आई थिंक कैलिकट में जो हुआ था, उसमें दे फाउंड मोर देन 17 फॉल्ट्स। मोर देन 17 फॉल्ट्स? कि भाई
एक एरर नहीं है, ये भी एरर है, ये भी एरर है, तो एक एरर से कभी भी क्रैश नहीं होता। इतने सारे एरर जब एक साथ मिल जाते हैं तब जाके क्रैश। कितनी बढ़िया बात आपने बताई कि एक एरर से क्रैश नहीं होता। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी यही इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल, एक गलती से ज़िंदगी क्रैश नहीं हो सकती, हाँ, करियर क्रैश नहीं हो सकता, या हम बर्बाद नहीं हो सकते। वो गलतियों का एक सीरीज हमें बर्बाद करता है। बार बार कुछ ना कुछ और भी गलतियां हम लोग कर रहे हैं, यानी एक साथ कई गलतियां होंगी तब वो क्रैश होगा, एक गलती से नहीं होगा। क्या बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे फादर ने एक बात कही थी, मैं कुछ पायलट ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, बेटा कि ये मूवी इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग है। मैं कैसे? बोले इसमें रीटेक नहीं है। ओहो। So every take should be perfect. ऑन द स्पॉट, इसमें रीटेक नहीं है भैया। अच्छा, मुझे लगता है इसलिए पायलट को जो पैसे मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उस पूरी फ्लाइट में। अगर सबसे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल है या सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेवारी किसी के पास है उतने सारे लोगों की, तो वो पायलट के पास है, वो कैप्टन के पास है। और मुझे लगता है इसलिए उनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा, सबसे कम रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो बैठा हुआ है, इसलिए वो पैसा दे रहा है। ट्रू ट्रू। क्या बात। ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी की पूरी और फ्लाइंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन सब का लाइक आई एम देयर कैप्टन टुडे। आज रोहित शर्मा या डेविड वार्नर कैप्टन नहीं। क्या बात। व्हेन वी आर फ्लाइंग तो ऐसा लगता है कि यार पूरी की पूरी क्रिकेट टीम आपके हाथों में फ्लाई कर रही है। वो देश की करोड़ों लोगों की मतलब वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो माय गॉड। सो आई डिड द अनाउंसमेंट फॉर देम आल्सो। हाँ, और उस दिन मेरे को सही में पहली बार लगा कि पीपल नो यू नो आल्सो। यू। कि व्हेन आई वाज डूइंग द अनाउंसमेंट आई कुड हियर ईशान किशन और आई थिंक शुभमन गिल टॉकिंग टू ईच अदर कि वो ये जिसका नाम बता रहा है। चलो ये पहचानते हैं। अच्छा लगता होगा ये, बहुत अच्छा लगता है जब इतने ऐसे लोग, और ऐसे भी इस देश में क्रिकेटर एक हीरो रहे हमेशा से। हाँ, बिल्कुल। और अब तो अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स, जो अलग अलग स्पोर्ट्स भी हैं और वहाँ के भी जो लोग हैं वो सब हीरो बन रहे हैं अब। ट्रू। गुकेश को देखिए, नीरज चोपड़ा को देखिए, अभी पैरा जो ओलंपिक हुआ उसमें जो पैरा एथलीट्स हैं वो सब अब हीरो हैं हमारे। ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्समैन तो, और प्लस एक प्राइड होती है कंट्री की ना हमेशा, कि हमेशा बचपन से हम भी क्रिकेट खेल रहे हो, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में आपने हमेशा देखा है इंसान सब कुछ लगा देता है अपना, कि पसीने बह रहे हो, खून पसीना सब कुछ, कि भाई हारना नहीं, हारना नहीं। कोई भी हारना नहीं चाहता लाइफ में। तो वही स्पोर्ट्समैनशिप जब इंडियन टीम खेल रही होती है या नीरज चोपड़ा जाते हैं, तो जब वो थ्रो लेके भी भागते हैं तो पूरा इंडिया ऐसे बैठा होता है कि थोड़ा सा सीट पे बैठा बैठा भी बंदा ऐसे होता है कि और थोड़ा आगे फेंक। तो वो तो रहता ही है हमेशा। देखो ये क्या थी ट्रेनिंग फ्लाइट? बेसिकली जब व्हेन आई वेंट टू कनाडा, तो पहली फ्लाइट जो जिसमें मेरी ट्रेनिंग होनी थी टू स्टार्ट माय पायलट ट्रेनिंग, गुड, दैट फ्लाइट, तो उसी में मेरे को डर लग गया। और ऊपर में जो इंस्ट्रक्टर थे मेरे साथ टीचर, थोड़ी 15 मिनट बाद ही मैं बोला इसको उतार लो जहाज को नीचे। तो बेसिकली प्रोसीजर होता है जब आप रनवे पे आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके लैंड कर दो, आपको रन वहाँ पे वही रेगुलेशन की बात थी कि भी आपको रनवे के ऊपर से फ्लाई करना है, फिर ऐसे ज्वाइन करना है, और एक ट्रैफिक पैटर्न बन रहा था। पैटर्न। और मुझे तो पता नहीं उस टाइम, और मैं इतना गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे मुझे, मैंने इसको बोला कि मेरे को डर लग रहा है, उतार दो। उतार नहीं रहे और ये रनवे के ऊपर घुमाया जा रहा है इसको। Oh my God. घुमा फिर आके इवेंचुअली लैंडेड में। फिर तो डेली फ्लाइट्स करते करते, पर पायलट को पहली बार डर लगा था, और आपके साथ भी मतलब कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी, और आज आप इतने बड़े पायलट हैं। मतलब ये तय होता है कि डर जो है वो परमानेंट नहीं है। बिल्कुल, आप उसको ओवरकम तो कर सकते हैं, हाँ, धीरे धीरे करके, धीरे जिद करके, फेस करते करते वो डर चला ही जाता है। और पायलट को डर भी लगेगा तो वो किसी को दिखाएंगे नहीं। सोचो अच्छा, पायलट डरे बैठे हैं तो बाकी का क्या होगा। सही बात। पायलट डर गया तो फिर तो अच्छा, ये जो कभी हाईजैक होता है, जो हाईजैक एंड ऑल, उसमें पायलट के साथ क्या चैलेंज है? क्या मतलब पायलट को किस दौर से गुजरना पड़ता है? देखो, इफ यू आर अनलकी, एक अफ्रीका में एक पायलट थे, 3 बार हाईजैक हुआ उनका प्लेन, अलग अलग बारी। वही पायलट। अब सोचो लक कहाँ ये सब बहुत सही बात। और थर्ड टाइम में उनका प्लेन क्रैश होगा, उसमें भी सर्वाइव्ड। He survived. तो और अब ऐसे लास्ट 20 इयर्स से भी ज्यादा हो गया अब तो इंडिया में कोई हाईजैक नहीं हुआ है। एंड थैंक्स टू द इंडियन सिक्योरिटीज, और अब स्काई मार्शल्स होते हैं हमारे साथ, वो वेपन के साथ हर टाइम फ्लाइट में, तो हमारा कॉकपिट डोर इज बुलेट प्रूफ, लॉक्ड,
ओके, हाँ, तो ऐसा कोई इंसिडेंट अब हो भी नहीं सकता। ग्रेट। ऊपर जब फ्लाइट चल रही होती है तो फिर क्या उसका नीचे से कनेक्शन होता है, सब पता चलता है कहाँ जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, क्या हमेशा हो रहा है? ऑलवेज वी आर ऑलवेज इन कनेक्टेड विद ATC कंट्रोलर अनलेस वी आर फ्लाइंग ओवर ओशियानिक रूट्स। ओके, हाँ, उसमें भी रडार पे पता कैसे सैटेलाइट चलता है, मतलब कि कैसे पता चलता है कहाँ जा रहे हैं आप, वो किधर जा हमारे रहे हैं? पास कंप्यूटर स्क्रीन्स होती हैं। उसी से सब कुछ हो रहा होता है। हाँ, एक्चुअल में तो देखो हम बाहर देख के नहीं फ्लाई करते। अच्छा, लोग को तो ऐसा ही लगता होगा ना कि आप बाहर देख के उड़ा रहे हैं, हाँ, कि अब इधर मोड़ना, अब इधर गाड़ी मोड़ना आप है चला रहे हो तो आप गाड़ी बाहर देख के चला रहे हो, लेकिन अच्छा। पायलट्स बाहर देख के, जब हम क्लाउड्स में होते हैं तब तो वैसे ही कुछ नहीं दिखता। कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ओह हम माय गॉड। इनफैक्ट सन जब क्लियर होता है तो इतनी धूप पड़ रही होती है कि हमारे तो पास भी आप शेड्स होते हैं कि उसको धूप को कवर करो आपकी, बेसिकली वो कंपनी नहीं दिए होते हैं कि बेसिकली आपके चेहरे पे धूप नहीं लगनी चाहिए डायरेक्ट, एंड दैट धूप इज आल्सो डेंजरस फॉर पायलट्स, ओवर टाइम इट कैन कॉज स्किन कैंसर। सो अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हमारे पास अंदर कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, उसमें पूरा आपको रास्ता दिखा रहा होता है। हाईवेज बने होते हैं ऊपर पूरे के पूरे, जैसे आप अगर गूगल मैप खोलोगे रोड के लिए ऐसे बना हुआ है, वीडियो इसी तरह गेम की से। तरह हो गई है तो, हाँ, यू कैन से कि कि उसी पे आप चल उसी रहे में हैं उसी जो में दिख चलते रहा है। रहेंगे। ट्रू। ओके, तो अगर कोई चाहे नीचे से हाँ। कि आपका रूट बदल दे, कहीं और लेके चल जाए, तो वो जा सकता है? वो एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। अभी रिसेंटली हमको ईमेल भी आया है कि दिस इज कॉल्ड GPS स्पूफिंग। ओके, अभी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा होने लगा है ये, उधर मिडिल ईस्ट रीजन में काफ़ी हुआ था कि टेररिस्ट जो थे अलग अलग तरीके से, बेसिकली हम GPS रूट्स फॉलो कर रहे हैं, GPS कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो दे आर इनपुटिंग रॉन्ग GPS कोऑर्डिनेट्स इनटू आवर सिस्टम, बट my दे God. कैन नॉट डिविएट अनलेस वी आर स्लीपिंग। जैसे ही एयरप्लेन डिविएट करना Okay. स्टार्ट करेगा वी कैन कंटिन्यू दैट GPS का जो कोऑर्डिनेट पार्ट है, एंड देन वी कैन फ्लाई ऑन आवर ओन दैट पर्टिकुलर रूट। बट वहाँ तक लोग पहुँच जा रहे हैं, मतलब उसको वहाँ तक का अप्रोच तो लगा ले रहे हैं, जीपीएस रूट बदलने तक का। हाँ, कि वो उतना वो बीच में एक दो बार हुआ था, तो उसके अच्छा, लिए हमको स्ट्रिक्ट वो इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि इंस्ट्रक्शंस एज अनलेस यू आर स्लीपिंग, आपने कहा कि जब तक। हाँ, कि मतलब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, ध्यान मैं ही एक नहीं लड़की से ऐसे ही फेसबुक पे बात कर रहा था, बहुत पहले की बात है, मैसेंजर पे, तो मैंने पूछा कि व्हाट इज योर हॉबी, तो उसने कहा कि स्लीपिंग। मैंने कहा कि एंड व्हाट्स योर एम, कहा कि टू बी अ पायलट। मैं कहा डेंजरस राइट। किसी की हॉबी अगर सोना हो और वो पायलट बन जाए फिर तो बड़ा डेंजरस है फिर तो। बहुत डेंजरस है फिर तो। पायलट्स की लाइफ में सबसे नेगेटिव पार्ट यही है, नींद। अच्छा, बिकॉज 9 to 5 जॉब तो है नहीं कि आपका स्लीप साइकिल एडजस्टेड है। ये चैलेंज है सबसे बड़ा। लाइक कल टुमारो मॉर्निंग आई हैव टू गेट अप एट 3:30 AM, कल फ्लाइट है मेरी अब। सो वो 3:30 AM उठने के लिए, कभी आपको 3:30 बजे उठ रहे हो, कभी कभी आप जाके रात को 3 बजे लैंड कर रहे हो, तो स्लीप साइकिल आपको थोड़ी सी फिट करनी ज़रूरी है। कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि लोग सो गए, पायलट सो। अलाउड है, अच्छा, हाँ, हाँ? बट सेफ्टी रीजंस की वजह से अलाउड है कि जब आप लंबी फ्लाइट्स होती हैं उन फ्लाइट्स में गवर्नमेंट की तरफ से और इंटरनेशनली ही क्या बात। अलाउड है, बिकॉज पायलट सबसे ज़्यादा टायर्ड होंगे जब लैंडिंग के टाइम पे 4 घंटे की फ्लाइट कर ली, 5 घंटे की फ्लाइट कर ली, तब सबसे ज़्यादा टायर्ड हो गए आप। तो जैसे कि यू हैव, और सबसे ज़्यादा फ्रेश आपको तभी होना ज़रूरी है क्योंकि सबसे क्रिटिकल पार्ट आपका लैंडिंग ही है। That's तो great. जैसे कि जो आपका जो क्रूज वाला पार्ट है, 2 में से 1 पायलट, दोनों नहीं, इसलिए 2 लोग होते हैं। हाँ 2 में से कोई 1 पायलट, एक। छोटे 20 मिनट के नैप ले सकते हो आप, कि ताकि आप फ्रेश रहो लैंडिंग के टाइम पे। बिल्कुल। लैंडिंग कितना चैलेंजिंग है? अभी पटना एयरपोर्ट पे एक लैंडिंग आपको शायद पता चला हो, कोई मुझे लगता है कि गर्ल पायलट थी जिसने सेफ लैंडिंग कराई। हाँ, कुछ मतलब खतरा था वहाँ पे, कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा एक्सीडेंट, बट शायद वो सेफली लैंड हुआ। आई कीप फ्लाइंग टू पटना, जाता हूँ मैं काफ़ी। क्या वो सच में खतरनाक है पटना एयरपोर्ट? तो छोटा सब है लोग रनवे। ऐसा कहते हैं हाँ, कि मतलब लैंडिंग में दिक्कत है। रनवे छोटा है तो ब्रेकिंग बहुत हैवी होती है, तो लैंडिंग से पहले मैं तो पैसेंजर्स को बता देता हूँ अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठो कि सडनली एकदम से हैवी ब्रेकिंग लगेगी आपको, Okay. तो योर बॉडी विल बी पुश्ड फॉरवर्ड। अदरवाइज इंडिया में आप क्रिटिकल एयरफील्ड देखो तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एयरफील्ड इंडिया में लद्दाख का ही है। लद्दाख का? हाँ जी, क्यों? माउंटेन्स के बीच में है बिल्कुल, अच्छा, तो वहाँ पे आपके कोई ये जो रडार सिस्टम्स और ये सब अप्रोचेस, ऑटोमेटिक लैंडिंग, ये सब नहीं है वहाँ। क्या होता है ऑटोमेटिक लैंडिंग? ऑटोमेटिक लैंडिंग इज बेसिकली दीज प्लेन्स आर इक्विप्ड टू डू, अभी फॉग हो जाएगी जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा, तो पायलट्स को ज़रूरत नहीं है इनपुट देने के लिए, प्लेन ऑटोमेटिकली खुद लैंड कर सकता है। पायलट्स आर देयर टू मॉनिटर, अगर कुछ गलत होता है
ओके, टू गो अराउंड एंड कम बैक अगेन। इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो टेक्नोलॉजी चुकी बहुत ज़्यादा माय आगे बढ़ गॉड। गई है। तो लैंडिंग एक चैलेंज है, लेकिन हाँ, लैंडिंग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है एक फ्लाइट का। क्या बात। बिल्कुल बेसिक से अगर कोई जानना चाहे कि एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है, या कॉकपिट में हवा उड़ाने वाला इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या होता है मतलब? सिंपल प्रिंसिपल है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयरप्लेन उड़ता है। ओके, बेसिकली विंग्स जो है हमारे, आप बचपन से भी वो जो छोटा प्लेन, पेपर प्लेन उड़ाते उड़ाते हैं, हो ना, हाँ। वही सेम प्रिंसिपल है। बस वो पेपर प्लेन उड़ता क्यों है कि भाई उसके विंग के नीचे हल्का सा हायर प्रेशर डेवलप होता है, वो जो कर्वेचर है विंग का, उस वजह से ऊपर लोअर प्रेशर होता है, वो उसको ऊपर पुश करता है। बट आपको फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए। अब आप प्लेन को जब आप फेंकते हो पेपर वाले को, तो थोड़ी देर बाद गिर जाता है। लेकिन अब मैं उसमें छोटे से इंजन लगा दूँ अगर, जो उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट मेंटेन Maintain कर रखे, दें। तो वो उड़ता रहेगा फिर। क्या बात है। हाँ। यानी प्रेशर तो चाहिए ना उड़ने के लिए, हाँ, जिंदगी में भी फिर तो चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कि प्लेन जो उड़ रहा है वो प्रेशर के चलते उड़ रहा है प्रेशर की वजह वो, और अगर वो प्रेशर मेंटेन हो गया, हाँ। वो फॉरवर्ड अगर मूविंग, तो फिर आप उड़ते रहेंगे, फिर आप ऊंचाई पे रहेंगे। True। यानी जिसकी जिंदगी में प्रेशर ना हो, पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं उड़ सकता। ऐसे वो उड़ नहीं सही बात है। क्या कमाल की बात। यानी जिंदगी में भी उड़ान भरने के लिए पॉजिटिव प्रेशर तो होना चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल। अच्छा, वो पायलट वो जब जाते वो अंदर में, उधर लिखा रहता है गेट पे कि यहाँ पे अपने सारी टेंशन सब कुछ वो छोड़ के जाएं। ऐसा लिखा ऐसा कुछ लिखा तो नहीं होता, बट कहीं कहीं पे है ये अपनी पायलट्स के लिए। वहाँ जो उनकी गेट पे लिखा रहता है कि ड्रॉप ऑल योर स्ट्रेस एंड ऑल। बट बेसिकली दे वांट टू टेल अस कि वी आर टॉट कि द मिनट यू वेयर दैट यूनिफॉर्म, आपको ब्रेन से बाकी सब कुछ कट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, एज इन की और कुछ नहीं सोचना है उस टाइम पे कि भी क्या चल रहा है फैमिली में, क्या कि भी प्रॉब्लम बीवी हो ने रही डांट मार दिया या फिर कुछ और हो गया। तो ये सब चीज़ें आप पर्सनल चीज़ें नहीं ला सकते, बिकॉज एक रनवे पे जब एयरप्लेन जा रहा होता है तो वो क्लोज टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा होता है रनवे पे, और उसमें स्प्लिट सेकंड में कुछ भी होता है। पायलट्स आर ट्रेंड, हाफ अ सेकंड के अंदर दे विल टेक एक्शन। और हाफ सेकंड कितना सा टाइम होता है? कोई इंजन फेल हो गया, रनवे पे आग लग गई है, कुछ भी। और अगर आपका पूरा माइंड अगर वहाँ पे नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन अगर वहाँ नहीं है, कहीं भी आप अगर गुम हैं मेंटली, तो फिर वो हाफ सेकंड के अंदर बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कैबिन क्रू इनफैक्ट दे आर ट्रेन टू इवैक्यूएट द होल एयरक्राफ्ट। 200 लोगों को 90 सेकंड के अंदर, आधे सेकंड में एक पैसेंजर इवैक्यूएट करा देते हैं वो। 90 सेकंड के अंदर ये ट्रेनिंग कैबिन होती क्रू इज द मेन की फॉर योर सेफ्टी इन द एयरक्राफ्ट। पायलट्स तो सिर्फ उड़ा रहे हैं। कैबिन क्रू को जो ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि पैसेंजर सेफ्टी की। कैसे बनता है कोई कैबिन क्रू? कैबिन क्रू, आप एकेडमी चला रहे हैं, हाँ। थोड़ी सी एकेडमी की बात करते हैं। हाँ जी। आपकी एकेडमी का नाम बताइए, और ये कहाँ पे है, और इसमें कैसे और क्या क्या इसमें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये नाम तो खैर पोएटिक पायलट एकेडमी। क्या बात है, ग्रेट। तो इनिशियली व्हेन वी वर ओपनिंग तो ऐसा सोच रहे थे कि भी क्या नाम रखें, क्या विंग्स, ये बहुत अच्छे। somebody suggested, अगेन वही दोस्त काम आते हैं मुझे। दोस्त बहुत आपकी जिंदगी में भी बहुत काम आया। मैं हमेशा सोचता हूँ जिस क्या इंसान बात। के पास दोस्त बहुत है ना, यानी कि वो इंसान बहुत अच्छा है। अरे बहुत बड़ी बात। अगर आपने क्या दोस्त नहीं बात। बनाए हुए तो यानी कि आपका नेचर ऐसा नहीं है कि भी लोग आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं। वाह। तो मैं जब वाइफ को भी पहली बार मिला था, शादी की बात चल रही थी, मैंने एक ही बात पूछी थी। लव मैरिज था? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज था? क्या बात है, पायलट उड़ते उड़ते और फिर अरेंज मैरिज, ये बड़ी बात है। हाँ। मैंने एक ही बात पूछी थी, दोस्त कितने हैं आपके, कैसे हैं कि दोस्त, फ्रेंड सर्कल कैसा है? वो बहुत दोस्त हैं। मैंने फिर तो चलो बात होगी, डन। क्या बात है, ये अच्छा पॉइंट दे दिया आपने उन सब लोग को जो अभी अनमैरिड है, राइट? तो पोएटिक पायलट एकेडमी, पोएटिक पायलट एकेडमी है दिल्ली में यहाँ ही। पे। बेसिकली दिल्ली में ही है। दिल्ली में द्वारका में है। स्टूडेंट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट बाहर से भी आते हैं, यूएई वगैरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे। कैसा लगता है अब इतने लोग आ रहे हैं आपके पास वो सपना पूरा करने के लिए, जो सपना कभी आपका पूरा होगा नहीं होगा, मतलब ये भी एक कंफ्यूजन था। ट्रू, बट वही है कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलाते सिर्फ उसको। क्या बात है। वी हैव ऑल एयरलाइन पायलट्स देयर, और प्लस सब के सब वैसे कि भी हु कुड रिलेट टू देयर स्टोरीज, कि भी हाँ अब बच्चे आते हैं जो जैसे पटना से काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे इस बार हमारे पास, तो वही मिडिल क्लास में उनका सवाल ये था कि सर हम पायलट बन सकते हैं। तो देन दे कनेक्ट की, और ना हमेशा आपको लाइफ में लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, फिर आप देखते हो किसी ने किया हुआ है, बहुत देन यू फील कि हाँ जब किया हुआ है तो पॉसिबल है। पॉसिबल है। जब इन्होंने कर दिया, हाँ, या तो मैं भी कर सकता हूँ, मोहित जी ने कर लिया तो मैं कर लूंगा। हाँ, तो वो लाइफ स्टोरी कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई इन्होंने किया है, और यहीं से हम भी यहीं से आए हैं, और ये भी वहीं से आए थे।
तो अभी मेरे इधर गांव साइड से ही कोई आए थे कि मोहित भैया आपने किया है, मुझे भी करना है। बुलंदशहर से आप? हाँ। तो मैं बोला हाँ यार आओ बिल्कुल। और वही सेम आई कुड सी लिटरली माई सेल्फ कि इंग्लिश नहीं अच्छी, तो वही सब कुछ और ये वाला सब training- कंफ्यूज कर देता है हाँ। कि यार मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं उतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, और पायलट बनना सब सच में एक बड़ा सपना है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैसे पायलट एक क्लास है, एक अलग चीज़ है, और एक अलग फीलिंग है पायलट होने की। तो अभी आप वहाँ पे पायलट की ट्रेनिंग और भी क्रू मेंबर, एयर होस्टेस? कैबिन क्रू की ट्रेनिंग Okay. अभी हम नहीं देते हैं। Okay. क्योंकि कैबिन क्रू के लिए एक तो देयर इज नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग एयरलाइन विल डू इट। एयरलाइन ही दे देती है। एयरलाइन खुद ट्रेनिंग ऐसे और नहीं किसी आप को पहले बनना से होगा join तो, करो। कैबिन क्रू बनना होगा तो कैबिन क्या क्रू करना बनना है तो चाहिए? सबसे सिंपल प्रोसीजर, आप एयरलाइंस है, इंडिया में ज्यादा एयरलाइंस तो है नहीं, 4-5 ठीक, एयरलाइन है, ठीक। उनकी वेबसाइट पे जाओ, करियर ऑप्शन खोलो, उसमें रज के अभी कैबिन क्रू की वैकेंसीज आई हुई है। इंडियन एविएशन इज एक्सपेंडिंग, हर एयरलाइन ने वो निकाली हुई है। क्या बात है। उस पर जाओ, अप्लाई करो, वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे एयरलाइन, इंटरव्यू लेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, फिर वो 3 से 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी एंड देन यू विल बी रिलीज्ड। क्या पूछते होंगे लगभग इंटरव्यू में? बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट है, कुछ नहीं पूछते वो आपसे। ओके। एक पर्सनालिटी वो देख रहे हैं आपकी कि भाई आप क्यूरियस है कि नहीं, ये हाँ, आप डेडिकेटेड है लाइफ कि में नहीं? कुछ करना चाहते हो कि नहीं, Good. सबसे मेन चीज ये है क्या बात। कि आप हम्बल हो कि नहीं हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी पैसेंजर hospitality, ने बहुत सही। आपको कुछ कह दिया और आप आपने भी भड़क गए, तू कौन है? तो हम्बल नेचर है, प्यारे बच्चे हो, तो वो दे आर लुकिंग फॉर दोज पीपल कि भाई हाँ हमें चाहिए लोग ऐसे। गुड। यानी प्लस आई फील देखो लैंग्वेज इज समथिंग की इज जस्ट अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। गुड। ठीक है, अब जैसे हम चाइना फ्लाई करने जाते हैं तो चाइना में एटीसी अपने चाइनीज एयरक्राफ्ट से चाइनीज लैंग्वेज में ही बात करते हैं। बाकी वर्ल्ड में इंग्लिश है, बट चाइना में वो अपनी चाइनीज में ही बात करते हैं। और जो इंग्लिश स्पीकिंग ट्रैफिक होगा, जैसे हम जाते हैं तो वो हमको मेन रूट से वो राइट में 5-6-7 किलोमीटर राइट में फ्लाई करवाते हैं, कि ताकि दे कैन आइडेंटिफाई किन से इंग्लिश में बात करनी है, किन से चाइनीज में बात करनी है। हाउएवर उनकी इंग्लिश हमें फिर भी चाइनीज जैसी साउंड करती है, वो अलग चीज है। बट लैंग्वेज ऐसी है, वो सीखी जा सकती है। लैंग्वेज कैन नॉट टेल इफ समबडी इज स्मार्ट और नॉट। क्या बात है। कि हिंदी में भी अपना यूपीएससी की परीक्षा भी हिंदी में होती है। बहुत अच्छे से होती है। और आज इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, और कुमार विश्वास उनमें से हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े नाम हैं, अवध ओझा हैं, कई लोग हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और हिंदी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। खान सर ने तो वो जो एक एक्सेंट था उसको भी तोड़ ताड़ दिया, राइट? ये भी मिथ तोड़ दिया, हाँ, कि आपका एक्सेंट ऐसा होना चाहिए, वो MTI एंड ऑल। जब हम लोग भी इंग्लिश सीखते थे तो कॉल सेंटर का दौर था, तब एक MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस की बड़ी बात होती थी कि ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए आदमी बिहार का है या किधर का, यूपी का है। फिर उधर से खान सर आए, उन्होंने सारे क्योंकि हमें ऐसे बताया गया था, शुरू से ऐसे दिखाया गया था कि भी इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आप नॉलेजेबल नहीं हो, नॉलेजेबल नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो, और आप बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो, अनपढ़ हो एक तरह से। और जो इंग्लिश बोल रहा है, हमारी मदर हमेशा हमको ये बोलती थी कि जब आया था कनाडा से, मोहित इंग्लिश बोल के दिखा बढ़िया से। तो ऐसे ही लगता था कि भी इंग्लिश बोले बच्चे हमारे। डिफेंस में रहे ना पापा आपके, तो मेरे पापा भी तो मदर्स ने बहुत ऑफिसर्स देखे होते हैं लोगों ने, और उनके बच्चों को देखा होता है, वो सब इंग्लिश में ही, डिफेंस तो पूरी इंग्लिश में ही है, पूरी ऑफिसर्स जो लॉबी है, तो इसलिए उनका एक शौक, मेरी माँ का भी ये शौक था कि मेरे बच्चे इंग्लिश बोले। देखो बट आई फील कि जैसे एविएशन जैसी चीज है, इसमें इंग्लिश जरूरत है, क्योंकि वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। इंटर कंट्री फ्लाई करते हैं, सब कुछ है, तो जो चीज़ जरूरत है, लैंग्वेज सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस आप करते रहते हो, इंग्लिश में ही बात करते हो तो हमेशा आ ही जाती है। स्टार्टिंग में आई रिमेंबर कि आप हिंदी में सोचते हो और फिर उसको ट्रांसलेट करते हो, फिर सेंटेंस बोलते हो, स्ट्रक्चर याद करते हो, कहाँ था सब्जेक्ट, कहाँ था V1, क्या था V5 है। इमरजेंसी का जब सामना करना पड़ता है तो उसमें पायलट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी आपके साथ कभी हुई जब इमरजेंसी सिचुएशन आई? इमरजेंसी एज सच आई वुड नॉट से कि मेडे सिचुएशन कभी नहीं आई। मेडे इज द टर्म यूज्ड बेसिकली। हाँ, मेडे एक क्वेश्चन है इसमें कि मेडे क्या होता है ये? ओके, मेडे इज बेसिकली पायलट इज टेलिंग एयरपोर्ट शुड बी माइन नाउ। ठीक है, एक बार पायलट ने मेडे बोल दिया, कोई और एयरक्राफ्ट वहां लैंड नहीं करेगा उस एयरपोर्ट पे। अच्छा, airport is yours, ATC is yours, the whole world is yours now. You do whatever you want, you bring these passengers to safety. Pilot बता रहा है कि इतनी इमरजेंसी है इस टाइम पे कि now we can basically the plane can crash if we don't do any action.
और बेसिकली द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में वी हैव टू ब्रिंग दीज पैसेंजर्स टू सेफ्टी. फॉर एग्जांपल इंजन फायर हो गया, अच्छा. इंजन में आग लग गई अब, तो प्लेन किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है, इतना फ्यूल लेके जा रखे हैं हम. तो इन दैट केसेस वी डिक्लेयर मेडे. मेडे राइट. और सिचुएशंस होती हैं कई की माइनर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज डिपार्टिंग लेह लद्दाख जा रहा था, तो एक बर्ड घुस गई थी हमारे इंजन में. हाँ, बर्ड से क्या दिक्कत होती है? बर्ड छोटी मोटी बर्ड होती हैं, बर्ड हजार्ड जो होते हैं, हाँ, अगर एयरक्राफ्ट के किसी और पार्ट को टकराती है इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता. नहीं होता. हाँ, लेकिन I अगर mean, प्रॉब्लम उनके लिए होता है, बर्ड्स के लिए ऑब्वियसली ऑब्वियसली, हाँ. दे डाई. बट इंजन में जैसे घुस गई थी हमारे, तो बड़ी बर्ड थी, तो हमारा इंजन डैमेज कर दिया. अच्छा. हाँ, तो वन ऑफ द इंजन्स गॉट डैमेज, इंजन वाइब्रेशन इतने ज़्यादा हाई हो गए, तो देन वी हैड टू रिटर्न बैक एंड वी लैंडेड. द एयरप्लेन कैन सेफली फ्लाई विद वन इंजन ऑल्सो. ओके. तो भी उस केस में हम मेडन डिक्लेयर करते हैं, वापस आके फिर भी हमको प्रायोरिटी मिलती है, फिर आके लैंड करते हैं, बता देते हैं कि भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम. उस समय लोगों का क्या हाल होता है? अच्छा, जो पैसेंजर्स होते हैं राइट ना, ऐसी सिचुएशंस में ये पैनिक कैसा होता है, मतलब या बताया जाता है, या किस टाइम पे ये सच में डिक्लेयर किया जाता है कि अब आप खतरे में हैं? मतलब आपको बताना ही है कि अब बता दो भाई कि खतरे में है. देखो, देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ना, गुड. कि वो बहुत ज़रूरी है. कि मान लो इमरजेंसी भी है, आग लगी है, अब आप अगर बोल दोगे सीधा अनाउंसमेंट में जाके कि आग लगी हुई है, देख लो भाई अब. हाँ, तो अब देखो क्या पैनिक होने वाला है वहाँ पे, ना जहाज का दरवाजा ऊपर ही खोल दे. क्या बात. बट इफ यू टेल देम कि हाँ वी हैव सम टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच वी आर लैंडिंग बैक, बट डू नॉट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स, वी विल ब्रिंग यू सेफली डाउन, बट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस. गुड. तो उस केस में उनका थॉट प्रोसेस आता है कि हाँ भाई पायलट ने बोल दिया है कि सेफ है, और आप किस तरह से साउंड कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है. क्या बात. अगर आप पायलट खुद पैनिक में साउंड कर रहा है तो समझ जाता है बंदा, पर हाँ आप कूलली कामली उनसे बात करोगे कि पैनिक मत करो, वी विल ब्रिंग यू डाउन सेफली, अच्छा, लाइफ भरोसा मिल जाता है. लाइफ में अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मैं ये देख रहा हूँ कि ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम या छोटी छोटी चीज़ों को भी कई बार हम लोग ऐसे कम्युनिकेट कर देते हैं, हाँ. ऐसे बता देते हैं सामने वाले को कि प्रॉब्लम छोटी थी, लेकिन हमारे बताने के ढंग ने प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर दिया, उसको पैनिक कर दिया, और वो परेशान, मैं परेशान, सब परेशान, रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, सब कुछ. ये बस कम्युनिकेशन सही से नहीं कर जब पाने आप के पैनिक में होते हो आपको सहारा चाहिए होता है हर किसी को. क्या बात है. अब मैं कोई प्रॉब्लम में होऊंगा, मेरे को पता है मैं फादर को कॉल करूंगा, वो एक ही बात बोलेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा. मैं हूं ना. हाँ. तो जब वो मैं हूं ना बोल देते हैं ना, तब यहाँ पे एकदम बोझ हल्का सा हो जाता है कि कुछ ना कुछ करके एक बंदा तो है क्या बात है कि भाई हाँ मैं हूं ना, है चल रहा है. वही पायलट का काम होता है उस टाइम पे कि कि टेंशन. आप सेफ हैंड में, डोंट वरी, राइट. पायलट को अंदर कुछ और हो. उसको पता है कि क्या होने वाला है, राइट. क्या बात है. लेकिन फिर भी क्या बताना है, दैट्स सो इम्पोर्टेंट, Yeah. कि मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, मुझे क्या बताना है, और बताने का उद्देश्य ये है कि वो पैनिक ना हो. दैट इज द मेन पर्पस. मेरी कम्युनिकेशन का पर्पस है कि मैं उस पैनिक को बढ़ाऊं ना, बल्कि होने भी ना दूं. लोग आराम से रहेंगे, उनका दिमाग शांत रहेगा, तो वो फॉलो कर पाएंगे चीज़ों को. अगर वो पहले ही अशांत हो गए, उनका दिमाग ही, फिर तो वो जो करना भी था वो भी नहीं करेंगे. एक एयर क्रैश था, उसमें आफ्टर लैंडिंग फायर हुआ था अंदर कैबिन में. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डाइड बिकॉज दे क्रिएटेड सो मच पैनिक इनसाइड एंड दे गॉट स्टक विद ईच अदर, कि पीछे वाले आगे भागना चाह रहे हैं, आगे वाले पीछे, तो अंदर फंस गए, और फिर स्मोक की वजह से लॉट ऑफ देम डाइड. एंड देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जहाँ पे पैनिक नहीं मचाया पैसेंजर्स ने, क्रू ने 90 सेकंड में इवैक्यूएट किया एयरक्राफ्ट, एवरीबॉडी वाज सेव्ड. तो ये सब सिचुएशंस में पैनिक इज विल नेवर हेल्प, ओनली फॉलोइंग क्रू इंस्ट्रक्शंस विल हेल्प. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ये बहुत बड़ी लेसन है. हमने सुना है कि एयरक्राफ्ट जो हाइट लेवल मेंटेन करते हैं, जैसे कि नॉर्थ से साउथ आने वाले का हाइट लेवल कुछ और होता है, वेस्ट से ईस्ट मूव करने वाले एयरक्राफ्ट का लेवल कुछ और होता है. एग्जैक्टली ये क्या है, मतलब ये क्यों होता है ऐसा हाइट लेवल? काफ़ी अच्छा होमवर्क किया हुआ है आपने. ऐसा इसीलिए होता है कि बेसिकली एक इफ आई एम गोइंग टू कैलकाटा दिल्ली से, एंड ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, वी शुड नेवर बाय मिस्टेक आल्सो बी ऑन सेम लेवल. क्रैश हो सकता है. वो फिक्स कर दिया है कि एनीबडी फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम टुवर्ड्स ईस्ट विल ऑलवेज फ्लाई इन ऑड thousands, basically 33,000, 35,000, 37,000, 39,000. ओके. Or anybody flying towards west will always fly in even thousands, 32, 34. So कोई पूरे वर्ल्ड में this is common. अच्छा. हाँ,
तो कहीं भी कोई भी एटीसी एयरक्राफ्ट जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा एयरक्राफ्ट गलती से भी ऐसा नहीं हो सकता कि सामने से आ जाए, इसलिए क्रैश नहीं होता। क्रैश नहीं हो सकता। ये बड़ा पॉइंट है, यानी ये पहले से ही ऐसे रूल, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है, आप सामने देख के तो चला नहीं रहे, यही तो बात है। कौन आ रहा है नहीं आ रहा कुछ पता। तो प्लस वी हैव इन आवर एयरक्राफ्ट वी हैव सिस्टम्स जो दूसरे कोलिजन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, और वो सिस्टम हमको बता देगा पहले ही कि कुछ कि हाँ क्लाइम करो आप। सो बेसिकली दीज सिस्टम दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अगर मेरा एयरक्राफ्ट मुझे बोलेगा, एकदम से आवाज़ आएगी, अंदर एक आदमी की आवाज़ आएगी कंप्यूटर सिस्टम की, क्लाइम क्लाइम, एंड उन दूसरा एयरक्राफ्ट जो है उनको बोलेगा डिसेंड डिसेंड। दोनों को सेम चीज़ नहीं बोलेगा कभी भी, वो दोनों आपस में बात कर चुके हैं। तो आई विल स्टार्ट क्लाइंबिंग, ही विल स्टार्ट डिसेंडिंग, एंड वो कोलिजन कभी नहीं हो सकता। गुड, दोनों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि क्या करना है। True. अगर गलती से ऐसा हो भी गया तो हाँ, ओके। मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट एक देश से दूसरे देश में एंटर करता है, तो क्या कोई रिपोर्ट पॉइंट जैसा कुछ होता है जिसको पायलट को रूल फॉलो करना होता है? कुछ पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। आपके कोई भी हाईवे है जैसे एक तरह से ऊपर, तो उसमें पॉइंट्स बने होते हैं कि आपको यहाँ पे ये हमारा इंडिया से पाकिस्तान एंट्री का पॉइंट है। ओके। और इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई फ्लू टू पाकिस्तान आपने किया है? हाँ, अच्छा। पाकिस्तान में लैंड नहीं किया, बट हम दुबई जाते हैं जैसे अमृतसर से, या तो पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई करके जाते हो आप। ओके। तो वहाँ से पूरा बॉर्डर दिखता है रात में, तो स्पेशली पूरा लाइटेड। तो वो पॉइंट का नाम था पार्टी। अच्छा। मैं बोला क्या सोच के नाम रखा है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का नाम है पार्टी। अरे तो एयर स्पेस में बस इतना होता है कि एयर कंट्रोलर चेंज हो जाते हैं। कि अमृतसर कंट्रोल के पास बात कर रहे थे एटीसी पे, वो बोलेगा लाहौर कंट्रोलर से बात कर लो। लाहौर कंट्रोलर को बता देते हैं हम इतने टाइम पे आप एंटर करेंगे एयर स्पेस, ही कैन सी अस ऑन हिज रेडार। फिर लाहौर कंट्रोलर आगे कराची कंट्रोल को ऐसे पास करते हुए फिर वो आगे ईरान, तेहरान, दुबई, कंट्रोलर टू कंट्रोलर चेंज करते चले जाते हैं सब। क्या बात है। इस पूरी जर्नी में, अभी तक की जर्नी में कुछ ऐसे टफ फेज जिनसे आप गुजरे हो, और एज मतलब आपका एक अच्छा खासा टाइम कनाडा में गया, 8 साल, फिर आप इधर हैं इंडिया में हैं, कुछ टफ फेजेस रहे आपकी ज़िंदगी में जहां आप परेशान हुए हों सच में, लाइक और आपने ओवरकम किया हो उसको? फ्लाइट ट्रेनिंग वाइज या फिर अपने पायलट जॉब वाइज तो ऐसा कुछ मेरे को टफ फेज नहीं मतलब लगा। प्रोफेशनली तो कुछ नहीं रहा? कुछ नहीं रहा। एक टाइम मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि जैसे मैं बता रहा था, ट्रेनिंग खत्म की थी और जॉब्स नहीं थी, स्टार्टिंग में फिर इंस्ट्रक्टिंग की, पर उससे जो बीच में ना 3-4 महीने का फेज था जब आई वाज नॉट श्योर कि करना क्या है। और उस टाइम आई वर्कड फॉर पिज्जा डिलीवरी। ओके। कि भाई कुछ तो अपने फंड्स तो करने हैं, खर्चा कनाडा पानी में? निकालना है। कनाडा में? हाँ। एंड आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू वर्क। पर वो एक ही दिन कर पाया मैं रेस्टोरेंट में। मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि जाके ऐसे कि भाई क्या खाओगे, मतलब नहीं हो पाया मेरे से। ट्रेनिंग ले ली थी पायलट की हाँ, पायलट आपने, ट्रेनिंग करके राइट? मैं हाँ, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। गुड। तो देन आई थॉट ऑफ समथिंग एल्स। तो 3 महीने देन आई वर्क फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो करते हैं इंजीनियर, उनके लिए कोई जो हेल्प लगती है, ओके। वो बंदे की जॉब की मैंने, सो दैट एटलीस्ट आई विल बी कनेक्टेड टू द एयरक्राफ्ट्स। कुछ तो सीखूंगा, वाह। अंदर इंजन में क्या काम कर रहे हैं, क्या कुछ तो दिखेगा, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा। एटलीस्ट वहाँ से बेटर है, बहुत ज़्यादा है। क्या बात है। हाँ, वो फिर जॉब कैसे मिला था? किसको आपने बोला होगा? किसी वो को? स्कूल के ओनर को ही मैंने बात की कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन इंस्ट्रक्टर। तो तब तक के लिए टिल आई मेक माई डिसीजन और फंड्स भी इकट्ठे करने पड़ेंगे थोड़े, तो कैन आई वर्क? तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल। ही सेड कि हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हेल्प मांगने से हेल्प मिलती है, लेकिन हाँ क्या बिल्कुल। हमें हेल्प मांग लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जब टफ सिचुएशंस हैं, जब ज़िंदगी में मतलब अच्छा वक्त नहीं चल रहा, तो मुझे लगता है कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए, हेल्प मांगनी चाहिए। ऑलवेज फाइंड पीपल इन लाइफ की दे अंडरस्टैंड। हेल्प हर कोई करना चाहता है जब तक, लेकिन सबको ऐसा लगता है मेरे से मांगी नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ, क्यों करूँ? पर हेल्प और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि इनको हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। आई डोंट नो। हाँ, तो पीपल विल हेल्प यू। 10 में से 2 तो बंदे आपको हेल्प करेंगे, जाएंगे कि भाई हाँ हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये एहसास होता है ना कि वो भी यहाँ तक पहुँचे तो किसी ने हेल्प की है। हाँ ट्रू। मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की है, तब मैं यहाँ बैठा हूँ, तब मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है कि एक ग्रेटफुलनेस रहता है इंसान के अंदर। उसको याद आता है कि यार मुझे भी इतने लोगों ने हेल्प किया तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए। हाँ मस आप एकेडमी चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? कितने लोग ऐसे, मतलब कितनों का सपना, कुछ ऐसी कहानी है आपके पास जो
आपसे जुड़ी हुई हो, या फिर आप जैसी कहानी हो, या कोई बच्चा हो उठ के आया हो और वो बना पायलट? ऐसा हुआ है कि जब मैं कनाडा में पढ़ा रहा था ना बच्चों को, तब एक स्टूडेंट आया था कि सर ऐसे ही मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और ऐसे ऐसे करके वही सेम चीज़ की भी लोन लेके आया हूँ। तो आई कुड कनेक्ट कि हाँ भाई वो आया है, तो पूरी ट्रेनिंग उनकी मैंने कराई और बहुत सिंसियर बच्चा कि मैं पढ़ाई सब कुछ अच्छे से किया है। एंड देन इंडिया में आई वॉज वर्किंग तब, तो फिर एक बार मैं एक एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा था एज अ पैसेंजर, और मैंने नाम सुना कि बताते हैं ना पायलट ईयर वो, तो देन आई वॉज वेटिंग कि जब वो लैंड करके जब निकला और मैं आई वॉकड अप टू हिम, तो दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि आप देखते हो कि ये, आई शुड नॉट यूज द वर्ड प्रोडक्ट, बट यू लाइक आई हैव मेड हिम, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसकी जर्नी या ट्रेनिंग पूरी मैंने दी। अद्भुत एहसास रहा होगा हाँ, कि भाई अब ये फ्लाइट में बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, हाँ, वो बंदा फ्लाइट उड़ा रहा है। तो बाकी लोगों को भरोसा ना हो, पर मुझे तो भरोसा था लैंडिंग अच्छी करेगा। क्योंकि भैया आपने तैयार किया, आपको पता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो आई हग्ड हिम, तो इवन आई कुड सी इट इन हिज आईज आल्सो कि भी हाँ काफी इमोशनल फील कर रहा है कि भी हाँ क्या है, देखो मैंने करके दिखा दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक चीज के पीछे पड़े रहो ना, होता ही है, और होता ही है। हाँ, कैसे नहीं होगा, क्या 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग सबको दिया, लगे रहो बस, कैसे नहीं होगा। मुझे लगता है आप एक इंस्पिरेशन है उन सारे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिनका सपना है उड़ान भरने का, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी पायलट बनना चाहते थे, उनका भी ये सपना था कि वो उन्होंने भी पूरा किया ही किया। अच्छा। और लंबा टाइम लगा, जब वो राष्ट्रपति बन गए थे तब उन्होंने फिर उड़ाने भरी हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है आप उन सब लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि पैसे ना होने के चलते, या फिर कम पैसों के चलते, या फिर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मैं अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो मैं पायलट नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि अगर आपने सपना पूरा किया और कई लोग के सपने आप पूरे कर रहे हैं, तो और भी लोग जो देख रहे होंगे उनको आज ये विश्वास होगा कि नहीं, हम भी पायलट बन सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो कितने पायलट लगभग एक साल में, या फिर ऐसा कुछ होता है कि इतनी वैकेंसीज हैं, या फिर अच्छा एक टाइम पे जब एक एयरलाइंस, क्या नाम था, जो बंद हुई थी विजय माल्या की, हाँ जी, किंगफिशर, राइट। तो बहुत सारे लोग की नौकरियां उस समय गई थी। ये कैसा दौर होता है? क्या ये बहुत फिर टफ दौर हो जाता है? क्योंकि एक पायलट, उसकी ज़िंदगी, उसका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। वो उस चूँकि जो जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लाइफ स्टाइल आपकी बदलते चली जाती है, एक अलग स्टैंडर्ड में आप पहुंच जाते हैं। फिर अचानक से पता चलता है कि यार आपके पास कुछ भी नहीं है, लाइक जॉब नहीं है। तो ये कैसा, मतलब चैलेंज क्या है इस फील्ड? चैलेंज इस एविएशन इंडस्ट्री में जो नॉन एक्सपीरियंस्ड पीपल है ना, उनके साथ चैलेंज होता है। ओके। जैसे किंगफिशर बंद हुआ, या फिर जेट एयरवेज बंद हुआ, बीच में गो एयर बंद हुआ। ठीक। वंस यू आर वर्किंग फॉर एन एयरलाइन, आप एक्सपीरियंस्ड पायलट हो। एक्सपीरियंस पायलट की हमेशा इंडिया में शॉर्टेज ही रही है, जब से 2005 से इंडियन एविएशन शॉर्टेज ही रही है। आज भी शॉर्टेज है। एक्सपीरियंस पायलट्स हर एयरलाइन को चाहिए। तो जैसी कोई एयरलाइन बंद होती है, तो जितने भी एक्सपीरियंस पायलट है वो बाकी की एयरलाइन, तो दे पे देम टू ज्वाइन, दे पे देम ज्वाइनिंग बोनस, कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, बट वंस यू हैव एक्सपीरियंस। ओके। हाँ, तो एक्सपीरियंस पायलट को कभी भी कोई एयरलाइन बंद होती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। हाँ। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी फ्रेशर हैं, वो थोड़ा बहुत। हाँ, तो फ्रेशर्स की वैकेंसी कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं एयरलाइन को। बहुत सही आपने बोला, हाँ, क्योंकि उनको तो अब एक्सपीरियंस मिल गए। तो थोड़ा सा चैलेंज होगा फ्रेशर्स के लिए। चैलेंज हो जाता है। अच्छा, तो क्या फिर यहीं तक का तो नहीं होगा कि इसी देश में, क्या इस देश में जिसने ट्रेनिंग ली है, क्या वो दूसरे देश में पायलट नहीं बन सकता, या कुछ ऐसा भी है कि वहाँ के कुछ और रूल रेगुलेशंस, या उसको कहीं और जाके फिर ट्रेनिंग लेनी होगी? नहीं, जाते हैं, काफ़ी पायलट जाते हैं। इंडिया में आप 2 से 3 साल काम कर लेते हो जब, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है। फिर आप मिडिल ईस्ट में जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सब वैकेंसीज निकालती रहती हैं। क्या बात है। बहुत से पायलट वहाँ ज्वाइन करते हैं, बिकॉज वहाँ पे सैलरीज ऑलमोस्ट, फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हैं, और टैक्स भी नहीं देना होता वहाँ। हाँ, सैलरी की बात हम लोग नहीं कर पाए। कितनी मतलब लगभग होती है बाहर की? बताइए, ये जो बाहर वाले हैं। हाँ, बाहर जो फर्स्ट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उनको 8 to 9 लाख पर मंथ सैलरी होती है। क्या बात है, 8 to 9 लाख? हाँ, और कैप्टन को क्लोज टू 13 लाख के आसपास सैलरी होती है पर मंथ, और टैक्स नहीं देना होता बाहर जाते हैं तो। टैक्स? नो टैक्स वहाँ पे। दुबई वगैरह में तो कोई टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। 5% आई थिंक शायद है। अच्छा, और भी कुछ फैसिलिटीज देती हैं एयरलाइंस आपको इस सैलरी के अलावा?
हाँ, जब जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली बेस है मेरा, तो मैं मान लो मुंबई जा रहा हूँ, या फिर अभी 24 तारीख को दुबई फ्लाइट है, तो दुबई में रुकूंगा तो एयरलाइन अपना होटल करा के देंगी, खाना पीना जहाँ पे, वहाँ पे रहने एक दिन रुक रहा हूँ तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगी कि भाई आप घूमो फिरो बाहर थोड़ा। नहीं, आपका कुछ पैसा खर्च नहीं होता कुल मिला के सैलरी वाला? शादी के बाद हो हाँ, जब ज्यादा पैसे आने लगे तो खर्च करने के लिए आपको शादी कर लेनी चाहिए। दैट्स गुड। सी लैंडिंग क्या होता है? ये नॉर्मल लैंडिंग से कैसे अलग है? मतलब जो सी लैंडिंग होता है ये कितना मुश्किल है नॉर्मल लैंडिंग से? सी में लैंड करने के लिए ये प्लेन बने नहीं है। जो ये जो लैंड के प्लेन है, हमारे वाले एयरप्लेन जो है कमर्शियल, ये सी में लैंड करने के लिए दे नॉट डिजाइंड। ओके। सी प्लेन्स अलग आते हैं। तो अभी स्पाइसजेट ने भी लॉन्च किए हैं सी प्लेन सर्विसेज। तो जब कभी कुछ खतरा आता है तो कई बार तो ऐसा हम लोग सुनते हैं कि फिर सी लैंडिंग ही करनी पड़ती है, या फिर ऐसा हाँ, अगर आप जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं। हाँ, मान लो ओशन के ऊपर फ्लाई कर रहे हो आप, अब ओशन में ही लैंड करना है कुछ भी करके। जैसे अब आपने वो मूवी देखी सली सलनबर्ग, उसमें वो पानी में ही उतार देते हैं जहाज, क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू लैंड ऑन लैंड। ओके। हाँ, कहीं पे भी पैच मिले जमीन पे लैंड करोगे आप। तो फिर ये क्यों मुश्किल क्यों होता है सी लैंडिंग? सी लैंडिंग इतना फोर्स होता है ना सी में कि प्लेन टूट जाएगा आपका। अच्छा। हाँ, कि अनलेस बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज लैंडिंग हुई, आज तक जितनी भी लैंडिंग्स हुई हैं ओशन में, गिनी चुनी एक दो को छोड़ के सब में प्लेन डिसअसेंबल हो गया है। ओह माय गॉड। या सो दैट इज व्हाई सी लैंडिंग इज नॉट अ प्रेफर्ड टाइप ऑफ लैंडिंग। और इसके लिए बिल्कुल अलग तरीके के एयरक्राफ्ट यानी बनते हैं। हाँ, जो सी लैंडिंग वो कर उनके लिए पाए। ही होते हैं, फ्लोट प्लेन्स बोलते हैं उनको, कि ओशन उनमें नीचे व्हील नहीं होगा। तो फिर पानी में ही रहेंगे ना वो, उसमें नीचे कर्व्ड कुछ मेटल का वो होगा कि बेसिकली आप पानी में ही लैंड करोगे, जाके यहीं से टेक ऑफ करोगे आप। अरे हाँ। क्या बात है। अभी एक मूवी आई थी अजय देवगन की, कुछ रनवे 32। हाँ। ये क्या होता है 32, 34? ये कुछ है क्या मतलब इसके हाँ, पीछे? इनके नंबर्स का मतलब होता है, हाँ। हर रनवे पे आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा स्टार्टिंग में। बेसिकली दैट इज द डायरेक्शन। सो रनवे 32 है तो आप उसके आगे एक जीरो लगा दो, तो 320 यानी कि 320 डिग्रीज डायरेक्शन में दिस रनवे इज फेसिंग। इन टर्म्स ऑफ जैसे मैग्नेट नॉर्थ इज 000, ईस्ट इज 090, ओके। साउथ इज 180 डिग्रीज। इस तरह से इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे, तो मान लो 32 लिखा है तो वो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में इस तरफ पॉइंटिंग है रनवे 320 डायरेक्शन में, ओके। समवेयर अराउंड नॉर्थ वेस्ट यू कैन से। क्या बात है। कोई ऐसी फ्लाइट क्रैश या फिर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग घटना जो आपको बहुत शॉकिंग लगती है इस पूरे फ्लाइट की दुनिया में, मतलब हवाओं की दुनिया में? मेरे को तो देखो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस में देखता रहता हूँ। आप देखते रहते हैं? हाँ, तो मेरे को तो सारे ही एक तरह से बोलो ना कि हॉरर स्टोरी देख रहे हैं हम तो। नो डाउट। बट आई वॉच इट बिकॉज दे ऑलवेज से कि आप दूसरों की गलतियों से सीखते हो। क्या बात है। कि भाई अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई तो इन्होंने ये किया, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल के आया, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें और अलग, कि ऐसा ना हो। ऐसी सिचुएशन अगर मेरे पास आई तो मैं क्या कर लूँगा उसमें कि भाई इन्होंने ये करके तो देख लिया इस सिचुएशन में, इससे नहीं आया रिजल्ट, नहीं तो आया। आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। दैट्स ग्रेट। सो वो मैं देखता रहता हूँ। पर हाँ, एक आध चीज़ मेरे को फनी लगती है कि जैसे पहले एक एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में देख रहा था, तो अर्लियर स्मोकिंग अलाउड थी एयरप्लेन में। अच्छा, पहले अलाउ थी? हाँ, पहले एयरप्लेन्स में पैसेंजर्स जो होते थे दे कुड स्मोक इन फ्लाइट। ये नहीं पता मुझे। हाँ। हाँ, आज भी वो अर्लियर डिज़ाइन के जो एयरप्लेन्स हैं, हमारे कॉकपिट में भी कई जगह एस्ट्रे होती है, बिकॉज वो अर्लियर डिज़ाइन बना हुआ है। तो बट ऐसे नहीं है कि अब तो स्मोकिंग अलाउड ही नहीं है। अच्छा, अब तो अलाउ नहीं। तो पहले स्मोकिंग अलाउड होती थी, तो पर क्या होता था कि स्मोकिंग का जैसे टेल सबसे पीछे वाला जो एरिया है वो स्मोकर्स को दे दिया जाता था, कि जो पीछे बैठे हैं पैसेंजर दे कैन स्मोक। ओके। तो एक पैसेंजर आते हैं, ही वाज अ स्मोकर, उनकी सीट आगे थी, तो ही स्विचेस सीट्स विद समबडी कि उनको स्मोक करनी थी पीछे, और वो पीछे एक लेडी को आगे बिठा दिया। ठीक। अब वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अब वो क्रैश में ओनली द पैसेंजर हु वर इन द स्मोकिंग रीजन, 4-5 पैसेंजर थे, दे सर्वाइव्ड द क्रैश। ओह माय गॉड। तो मतलब बोलते हैं स्मोकिंग किल्स, बट हिज लाइफ वाज सेव्ड बिकॉज ही वाज अ स्मोकर। नहीं होता तो आगे बैठे होते। क्यों बच के वो लोग? वो बच गए, टेल सेक्शन इंटैक्ट रह गया, बाकी का जहाज पूरा का पूरा क्रैश हो गया। तो बैड लक फॉर दैट फीमेल, बट स्मोकिंग की वजह से उनकी जान बचा के। आई एम नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग, आई एम नॉट सेइंग, जस्ट अ फनी स्टोरी की भी। हाँ, माय गॉड, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। स्मोकिंग के चलते सच में की स्मोक से जो टार निकलता था ना, तो वो टेल सेक्शन से जाता रहता था, तो
दे डिड नॉट रियलाइज इट. वो 15-20 साल में इतना इफेक्ट डाला कि एक प्लेन का टेल सेक्शन टूट गया एंड देयर वाज अ प्लेन क्रैश. ओह माय गॉड. सो देन दे रियलाइज कि भाई स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए. इज डेंजरस फॉर एयरक्राफ्ट. तब से स्मोकिंग वाज कंप्लीटली बैंड ऑन एयरप्लेन्स. गुड. वाइन भी बैन रहता है ये जो डोमेस्टिक वाले जो फ्लाइट्स होते हैं. हाँ, domestic flights इंटरनेशनल फ्लाइट में फिर वाइन चलता है. क्या रीजन है इसका? मतलब देश में नहीं पी सकते, उधर पी सकते, राइट? हाँ, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है. होती है ऐसे रूल्स की भी. जैसे इंडिया में बैन है सिर्फ ये. जैसे ओके. मुस्लिम कंट्रीज में बैन होगा, बट फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक फ्लाइट यूएस में कर रहे हो या कनाडा में कर रहे हो या कोई और जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें अलाउड है ड्रिंकिंग. ये हमारा रूल है इंडिया का कि वी विल नॉट अलाउ ड्रिंकिंग. क्यों? इसके पीछे कुछ मतलब कारण है? मेरे को लगता है इसके पीछे मेन कारण है अनरूली पैसेंजर्स की पी के फैल ना जाए लोग. ओह माय गॉड, क्या बात बताया आपने. ये तो बहुत कि मतलब कोई दो ये बैग थोड़ा- लगा के पायलट के पास ना आ जाए कि भैया एयर होस्टेस के बाद से कहीं मिसबिहेव ना करने लगे. ओके. कभी दिल्ली से कोई आ जाए दो बैग लगा के भैया आज जहाज थारा भाई चलाएगा. अब तू साइड हो जा. अच्छा, फिर उसको कंट्रोल करने में फिर आपकी पूरी एनर्जी, सारा मूड, सब कुछ खराब होना. अच्छा, कुछ ना कुछ तब ऐसा रहा भी होगा, मुझे लगता है कभी ना कभी तो ये अलाउ ही रहा होगा. हाँ, बिल्कुल. और कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसके चलते फिर ये बैन हो गया. यानी ऐसा माना जाता है कि जो देश में घूम रहे हैं वो पी के कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो विदेश जा रहा है वो थोड़ा बहुत संभल के रहेगा. उसको डर है वीजा पासपोर्ट सब कुछ. That's great. टेक ऑफ के दौरान फ्लाइट जो होती है, एयरक्राफ्ट की जो लाइट है वो डिम कर दी जाती है हमेशा. हाँ. क्या रीजन होता है इसके पीछे? कुछ तेल वोल बचाना होता है, ईंधन ऊंधन, राइट? नहीं. इसके पीछे रीजन होता है आपकी आईज को एडजस्ट करना बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंदर पूरी ब्राइट लाइट्स रखेंगे और सडनली आप एवैक्यूएशन करना है हमको, तो आंख आपकी हमेशा, अगर आप लाइट से अंधेरे में जाओगे, अंधेरे से लाइट में एकदम से तो आते फिर हो, काम नहीं करता. तो आपको टाइम लगता है एडजस्ट करने में आईज, और आपको दिखता नहीं है. तो इसलिए हम लाइट्स बिल्कुल डिम कर देते हैं कि आपकी आईज अंधेरे के हिसाब से थोड़ी एडजस्ट हो जाएं. और इवैक्यूएशन भी करना पड़े इमरजेंसी रनवे पे, तो जब आप बाहर निकलोगे एकदम से तो आपको अंधेरा ना दिखाई दे, थोड़ा बहुत दिखाई दे, जिससे आप बाहर निकल सको. ये रीजन है. एयरक्राफ्ट जब आप लैंड भी करने आ रहे होते हो तो 20 मिनट्स पहले, लैंडिंग से पहले आपको नाइट में एयरक्राफ्ट डिम कर देते हैं. डिम कर देते हैं. आईज एडजस्ट हो जाए डार्कनेस के लिए. दैट्स ग्रेट. अच्छा, प्रेशर जो पड़ता है कई बार कान में, बहुत मुझे बड़ी प्रॉब्लम रही. आपको पता है, मुझे पहले प्रॉब्लम नहीं होती थी. तो फिर एक दिन क्या था कि मुझे काफ़ी अधिक कोल्ड, काफ़ी सर्दी थी मुझे, और मुझे तब पता नहीं था, और मुझे दिल्ली से पटना जाना था. मैं चला गया, और उसके बाद जो पेन हुआ मुझे, और इतना पेन हुआ मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और मैंने दवाइयाँ खाई काफ़ी. फिर उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम ही रहा हमेशा. फिर मैं वो एरोप्लेन के जो ईयरबड आते हैं वो यूज़ करके, फिर भी कभी ना कभी मुझे वैसी प्रॉब्लम हो जाती थी. मैं बहुत डॉक्टर से मिला, कई लोगों से मिला, मैं ठीक नहीं हो पा रहा था. और मेरा जॉब ऐसा है कि इधर उधर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना रहता है. आपको पता है, मैंने फाइनली सॉल्यूशन खोज लिया. अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, राइट? मैं कई डॉक्टर से चुके मिला, बहुत परेशान रहा. जब भी लैंडिंग होती है तब मुझे परेशानी होने लगती है, और मतलब सीवियर पेन होने लगता है. कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सब फट जाएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे, बहुत अधिक पेन. तो मैंने फाइनली इसका सॉल्यूशन खोज लिया, जो मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया. पता ही, मैं भी अब ये सॉल्यूशन ये है इसका. ईयरबड पहले तो कोई भी वो जो एरोप्लेन के ईयरबड आते हैं वो लगा लेने का है. उसके बाद से आपको हेडफोन जो होता है, या पूरा जो कान को कवर कर ले, वो आपका लगा रहना चाहिए. इससे पहले क्या होता था कि मैं ईयरबड तो लगाता था एरोप्लेन वाले, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत पेन होता था, या कभी सर्दी है तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था. फिर वो लगाने का है आपको हेडफोन और च्युइंगम. ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप सीवियर कोल्ड से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको बहुत सर्दी, आपके नाक से पानी गिर रहा है, फिर भी आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी. I will definitely inform the passenger. वैसे chewing gum we also recommend कि हाँ, ये when you keep chewing, हाँ, वो आपके ये ओपन हो जाते हैं जो वसाल भाई आपके अंदर. मैं बहुत परेशान था, मैं इधर भाग रहा था उधर इस कोल्ड डॉक्टर में के आपको पास. ट्रैवल नहीं करना चाहिए. कोल्ड है तो आपके ईयर पे. हाँ, नहीं करना चाहिए. फिर बाद में मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे हर जगह मिला कि आप अगर सीवियर कोल्ड से गुजर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए. फिर फाइनली जाके मैंने सॉल्यूशन लेकिन खोज लिया है. ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी. चलो. तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, और मैं आपसे जाते जाते इस पॉडकास्ट पे एक और क्वेश्चन करूंगा. 1-2 और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं.
पहला क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जिन लोगों को मान के चलिए पायलट बनना है, जिन बच्चों को पायलट बनना है, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर ठीक सकते है। हैं। अकेडमी का इंस्टाग्राम पेज है, पोएटिक पायलट Good. अकेडमी। और भी क्या देश में और भी जगहों पे आप कोशिश कर रहे हैं इस अकेडमी को फैलाने की? वैसे आई एम ट्राइंग। मैं अभी पटना भी गया था इनफैक्ट। क्या बात है? हाँ, That's तो great. पटना में देख के आए थे हम कैसा जगह। लगता है एक एंटरप्रेन्योर होना? आज स्टार्टअप का ये देश है और स्टार्टअप इंडिया का दौर है, और आज के जो यूथ्स हैं वो कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, और आप एक पायलट होके, आप ट्रेनर भी हैं, अभी तो आप ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, True. तो फिर एक एंटरप्रेन्योर होना, ये 2-3 जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे संभालते हैं? टाइम मैनेज कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को? टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि पायलट्स की लाइफ में देखो टाइम का सबसे ज़्यादा वो है। वही। हाँ, तो उसके लिए वी हैव फुल टीम ऑफ पायलट्स। ऐसा नहीं अकेला कोई काम नहीं कर सकता इंसान Very आज के good. टाइम पे। अगर आपके पास ट्रस्टवर्दी टीम है, इनफैक्ट मैं शुरू से दोस्त की बात कर रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड दिस अकेडमी, जब मेरे को थॉट आया, द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड वाज माय फर्स्ट रूममेट इन कनाडा जब मैं गया था। ओहो, क्या तो ही बात! बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड। तो आई कॉल्ड हिम कि दिस इज व्हाट माय प्लान इज, इफ यू आर ऑन बोर्ड मैं स्टार्ट करेंगे। बोला आई एम ऑन बोर्ड। तो बिकॉज आई वांट समबडी हु आई कैन ट्रस्ट, तो यू आर दैट पर्सन। That's great. आज तक now he is with me With you. and Ah. he is the main backbone of our Academy. academy. That's great. बच्चों से कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, स्पेशली पायलट ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो कनेक्शन हमेशा बिल्ड होना, कि इंस्ट्रक्ट टीचिंग का, उनको पढ़ाना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, तो दे ऑल्सो फील कनेक्टेड कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। और उनको, हर किसी को वो चाहिए, डर ये रहता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो हमेशा के कोई ना कोई आपकी लाइफ में रोल मॉडल या कोई भी ऐसा मानता है जिसको आप मानते हो कि भाई हाँ ये मेरे को बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर अंदर से आता है हाँ मैं कर सकता हूँ। हूँ। इनफैक्ट राइट नाउ वेयर वी आर सिटिंग राइट नाउ, अभी आज बच्चे एग्जाम देने गए हुए हैं, आज एग्जाम है अच्छा। इंपॉर्टेंट इसका। तो अब भी मेरे को मैसेजेस आ रहे थे यहाँ बैठने से पहले कि सर एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मजा आ गया। अच्छा लगता है ये। हाँ। ये फीलिंग ही अलग है। अलग ही बहुत सही बात। अच्छा, जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ है, ये क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे तो ब्लैक बॉक्स नाम रखा हुआ है इसका, हाँ। इट्स एक्चुअली ऑरेंज इन कलर। या अच्छा, ऑरेंज इन कलर, Yeah. लेकिन नाम ब्लैक बॉक्स नाम black क्यों? box है। ये बड़ा स्ट्रेंज है। या ऑरेंज कलर इसलिए क्योंकि ऑरेंज चीज आपको डिस्टिंक्ट आराम से आप पहचान पाओगे, क्रैश साइट पे भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट इट रिकॉर्ड्स ऑल द डेटा ऑफ योर एयरप्लेन। जब हम कुछ भी फ्लाई कर रहे हैं, हम इतना सा भी प्लेन लेफ्ट भी मोड़ेंगे ना, या ऊपर भी कर, कुछ भी कर रहे हो आप एयरप्लेन में, कोई स्विच घुमा के कुछ भी चेंजेस कर Oh रहे हो, my वो सब एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दैट बॉक्स। दैट्स ग्रेट। सो इन केस ऑफ एन एयर क्रैश, वो ब्लैक बॉक्स से ही उनको पता लगेगा कि पायलट ने क्या क्या इनपुट्स डाले थे, क्या इनपुट्स गलत गए, क्या इनपुट्स सही गए, क्या बात कर रहे थे पायलट्स आपस में। हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा। वी हैव कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो हम जो भी बात कर रहे हैं आपस में सब रिकॉर्ड हो रहा होता है पूरे टाइम। दैट्स ग्रेट। तो वो सब कुछ रिलेट करके पूरा एक वो सिमुलेटर में पूरा का पूरा प्लान करके दे विल सी कि क्या गलत हुआ क्या है। इसीलिए सबसे पहले क्रैश होते ही वो जाके ब्लैक बॉक्स ही खोजा जाता है। इनफैक्ट ब्लैक बॉक्स में आपके ट्रांसमीटर भी लगे होते हैं, जस्ट इन केस लेट्स से ओशन में क्रैश हो गया है, अब वो सी डेप्थ पे है ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स ट्रांसमिट कर रहा होगा अपनी लोकेशन, सो दैट दे कैन गो एंड लोकेट इट एंड फाइंड इट। अगर ब्लैक बॉक्स नहीं मिला तो क्रैश का रीजन नहीं मिल सकता, ओके, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं चलेगा कि आखिर ये कि हुआ क्या था, क्या किया था। अच्छा, एक सेना के जो जनरल या कोई थे जिनका अभी हेलीकॉप्टर या कुछ क्रैश हुआ था जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो इवन आई फॉरगॉट। तो उन वहाँ भी उस हेलीकॉप्टर में भी फिर ये होता होगा ब्लैक बॉक्स? हाँ, सब में होते हैं ब्लैक बॉक्स। ओके, और अगर ये ना मिला तो फिर पता नहीं चलेगा, ये मिल गया तो फिर पता चल जाएगा। हाँ, ये मिल जाएगा तो सब कुछ पता लग जाएगा, नहीं मिला तो फिर वो अजम्पशंस लगाते रहते हैं हम। जैसे वो बीच में MH370 गायब हुआ था, ओके, मलेशिया का एक एयरक्राफ्ट था, मिला ही नहीं, तब ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिला तो पता ही नहीं कि हुआ क्या था, कैसे गया है। ब्लैक बॉक्स मिलते ही तो पूरी स्टोरी आपके सामने आ गई, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग हो रखी है, पायलट्स क्या बात कर रहे हैं, अंदर क्या इमरजेंसी आई थी, क्या एक्शन लिए थे, सब सामने आ गया अब तो, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसीलिए सारे एयरक्राफ्ट में यार ये होता है, चाहे वो आपके प्राइवेट जेट हो, सब में हेलीकॉप्टर, सब में। दैट्स ग्रेट। सिर्फ छोटे जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें नहीं होता,
ओके, जो ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे हैं ट्रेनिंग के अभी। लिए यूज हो रहे हैं, तो बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग टू इंस्टॉल, और ये मोस्टली कमर्शियल सेफ्टी के लिए बनाया था पैसेंजर्स की। जाते जाते आप जो हमारी ऑडियंस है, जो यूथ्स हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आपकी जो जर्नी रही है वो सच में बहुत इंस्पायरिंग रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक हम्बल आपकी पूरी नर्चरिंग है, बुलंदशहर से। आपने जैसा बताया कि आप कोई टॉपर नहीं थे स्कूल में, ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट 90 या फिर 99% वाले नहीं, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी जहाँ पे है, जो सफलता, जो एक सार्थकता भी आपने उपलब्ध की है, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नहीं, और भी कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों को प्रभावित कर रहे हैं आज। तो आपका पूरा जो ये लाइफ रहा है, पूरी जो जर्नी रही है, इसमें एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। बच्चों को क्या बोलेंगे, आज के यूथ को क्या बोलेंगे? उनको मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिमाग में कभी भी ये थॉट नहीं लाना किसी भी चीज़ को कि मैं नहीं कर सकता ये, क्या बात है। कि हमेशा ये आएगा कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो उसका जवाब अंदर से ये आना चाहिए कि हाँ तू कर सकता है। That's great. कभी भी ये नहीं आ सकता कि भी नहीं यार नहीं होगा, शायद नहीं होगा। कभी कभी ना कुछ, जैसे आपके दोस्त अच्छे रहे, हाँ। कई बार ना दोस्त गड़बड़ होते हैं और वो बगल वाले जो होते हैं, जो हमारी सराउंडिंग के लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, उधर से उसने आके बोल दिया या तेरे से नहीं होगा। हाँ, तो फिर क्या करे आदमी, उधर फंस जाता। फिर वो आसपास जितने भी आपके लोग होंगे ना, आपको जो बोल रहे हैं कि भी तू नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकते। क्या बात है। वो नहीं कर सकते और वो नहीं चाहते फिर कि भाई तू कर ले। मैं नहीं उड़ रहा, तू भी मत उड़ रहा, सब बैठते हैं यहाँ। हाँ, तो इसीलिए अपने अंदर बात सुनो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस एक बार बैठ के सोचना है और उसके लिए स्टेप लेते जाओ। और प्लस वही वाली बात है कि आपको चौथी मंजिल पे अगर पहुंचना है सीढ़ियों से चढ़ के, तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी। चौथी मंजिल पे सीधा चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे आप। क्या बात है। कि भाई आई न्यू, एक किसी को मिला था, मैं आई सेड व्हाई आर यू नॉट वर्किंग, सर मुझे 50,000 की नौकरी करनी है, उससे कम में मेरा काम नहीं चलेगा। और जब तक वो मिलेगा नहीं मैं करूंगा नहीं। हाँ, अब वो एक साल बाद मिला, मैं बोला नहीं मेरे को मिल नहीं रही कि 20-25 हज़ार की नौकरी से मैं, यार तू एक साल पहले 20-25 हज़ार की तूने नौकरी ले ली होती तो अब तक तो वैसे आज तो 50,000 50। क्या बात है। तो डायरेक्ट नहीं पहुंचते वो कहीं पे भी। एक एक, मान लो मैं पहले दिन सोच लेता भाई 17-18 साल का कि मैं अकेडमी खोलनी है मुझे, तो हाँ, उस समय तो पता भी नहीं चलता कैसे करना है। कौन अकेडमी में आएगा। लेकिन हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें हैं कि भाई हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, और ऑलवेज मेरे से खाली नहीं बैठा जाता था। क्या बात है। बैठ के मैं सोचता हूँ कि अब क्या करना है, और क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या कर सकते हैं। द क्यूरियोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है और वो रहनी भी चाहिए। लाइफ ऐसी ही जाती है, बाकी एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने ये पॉडकास्ट सच में पूरा देखा और अभी तक आप यहाँ तक आ गए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा इंटरेक्शन, ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और मैं मोहित जी से मिलकर काफ़ी खुश हूँ और बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ कि एक यूपी के छोटे से जगत से निकल के और पूरे देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाना, और इतनी कमाल की बातें इन्होंने सिखाई कि वो 100 स्टेप क्यों ना हो, एक स्टेप आप ले लीजिए जो इनके पिताजी ने इनको सिखाया कि एक स्टेप तो चल ले, तो फिर कम से कम 99 ही बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ जो अभी इन्होंने कही कि आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई काम नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ मैन हु इज़ रियली डेडिकेटेड एंड कमिटेड। तो अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 12वीं तक तो पता ही नहीं था कि वही प्लेन उड़ाना है या क्या करना है, पायलट बनना है। और 12वीं की बात सोचा दोस्त के कहने से, और देखिए ज़िंदगी की कहानी कैसे आगे बढ़ते चली जाती है। कोई आपको आके बता देता है कुछ, और जब सही डायरेक्शन मिलता है तो आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है कोई भी नहीं जानता। आज सिर्फ खुद पायलट नहीं बने, बल्कि एक एकेडमी चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को पायलट बना रहे हैं। तो ये कितनी कमाल की बात है, और मुझे लगता है कि हम सबको इनसे कुछ सीखना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में, जैसा इन्होंने कहा कि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, एक क्यूरियोसिटी है कि अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आगे क्या करना है। अगर हम सब लोग कुछ भी हल्का सा भी सीख जाएं, आपने क्या सीखा इस पूरे पॉडकास्ट से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग हैं अपने सारे फ्रेंड सर्किल में इस पॉडकास्ट को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। कोई नहीं जानता किस पॉडकास्ट की किस बात से किसकी ज़िंदगी में क्या बदल जाए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। प्लेजर।